डिग्री बनाने का रूल्स होते हैं, रूल्स मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके पहले कुछ सिंबल्स के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि पिडिग्री के लिए क्या क्या सिंबल यूज होता है। तो पिडिग्री के लिए जो सिंबल हम लोग यूज करेंगे वो सिंबल आपको दिमाग में थोड़ा रखना पड़ेगा। ये जो सिंबल होगा, तो जैसे एक आप सर्किल डाल दोगे तो ये सर्किल सिंबल हो जाएगा फीमेल का, सर्किल से सिंबल आपका हो जाएगा फीमेल का। और यदि आप स्क्वायर बना देते हो तो ये स्क्वायर से सिंबल हो जाएगा मेल का। क्लियर हो गया? तो सर्किल जो है, आप यदि पिडिग्री है वो पिडिग्री यदि आप बनाते हो तो उसमें सर्किल यदि आप मेंशन करते हो तो ये फीमेल का सिंबल हो जाएगा, और यदि आप स्क्वायर कर देते हो तो वो मेल का हो जाएगा। इसी में आप क्या करते हो कि यदि इस तरीके से आप बनाते हो स्ट्रक्चर्स को, तो ये स्ट्रक्चर्स आपका रिप्रेजेंट कर देगा सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी यहाँ पे सेक्स जो होगा मेल और फीमेल स्पेसिफाइड नहीं होगा, अनस्पेसिफाइड होगा। अनस्पेसिफाइड, ये अनस्पेसिफाइड सेक्स होगा। ये मैं बोल रहा हूं सेक्स अनस्पेसिफाइड, ना मेल ना फीमेल, ये क्लियर नहीं होगा, ये अनस्पेसिफाइड होगा। और सर्किल से फीमेल होगा, स्क्वायर से मेल का होगा। यदि आप सर्किल को ब्लैक कर देते हो, यदि आपका सर्किल क्या हो कि ये इस तरीके से इसको डार्क कर देते हो, इसको ब्लैक कर देते हो, ये डार्क हो गया, तो ये आपको पता चल गया कि ये अफेक्टेड फीमेल हो गया, या आप बोल सकते हो डिजीज फीमेल। तो ये जो फीमेल होगी ये फीमेल अफेक्टेड हो गई, यानी इसको डिजीज हो गया। यानी आपने क्या किया, उसको यदि ब्लैक कर दिया या बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड करने के बाद एनसीईआरटी में पूरा ये आपका बना हुआ है, आप वो पिक्चर आपका डाला हुआ होगा, आप उसको देख लेंगे। यहाँ पे मैं लेकिन आपको फिर भी बोल के समझा रहा हूं। यदि यही सर्किल को आप यदि बोल्ड कर देते हो, डार्क कर देते हो सर्किल को, तो वो अफेक्टेड फीमेल हो जाएगा, या आप बोल सकते हो कि डिजीज फीमेल हो जाएगा, उस फीमेल को डिजीज होगा। यानी डिजीज फीमेल को यदि हमको दिखाना है या अफेक्टेड फीमेल को दिखाना है तो सर्किल बना के उसको डार्क कर देना। सेम बात मेल के लिए भी लगेगा। यदि आप स्क्वायर बनाते हो और उस स्क्वायर को यदि आप ब्लैक कर देते हो, डार्क कर देते हो, तो इसका मतलब हो गया कि ये मेल में डिजीज हो गया, यानी मेल अफेक्टेड हो गया। ये आपका क्या हो गया, तो मेल अफेक्टेड हो गया, मेल को डिजीज हो गया। ये आपका क्लियर हो गया। और ये अनस्पेसिफाइड है, इसको भी यदि आप डार्क कर दोगे यानी अनस्पेसिफाइड जो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड हो गया। इसको भी डार्क कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनस्पेसिफाइड इंडिविजुअल हो जाए। यानी पहले आपने डार्क नहीं किया था तो नॉर्मल रिप्रेजेंट हो रहा था, यदि आप सर्किल बना दिया और उसमें कोई डार्किंग नहीं किया हुआ तो नॉर्मल फीमेल हो गया। यदि आपने स्क्वायर बना दिया और इसको डार्क नहीं किया हो तो नॉर्मल मेल हो गया। और यदि इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाए हो, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड हुआ और इसको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको डार्क किए सर्किल को तो वो क्या हो गया, अफेक्टेड फीमेल हो गया या डिजीज वाला फीमेल हो गया। फिर स्क्वायर को यदि आपने डार्क कर दिया तो अफेक्टेड मेल हो गया या डिजीज वाला मेल हो गया, और अनस्पेसिफाइड सेक्स को यदि डार्क कर दिया तो अनस्पेसिफाइड जो सेक्स होगा वो डिजीज वाला हो जाएगा। क्लियर? यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम लोग बात करेंगे तो इस जगह पे क्या होगा कि अब जैसे ये आपने यहाँ पे लिख दिया फीमेल, तो फीमेल लिखना है तो सर्किल कर दिया, और मेल लिखना है तो यहाँ पे क्या कर दिया कि आपने स्क्वायर बना दिया। और यहाँ पे यदि डार्क नहीं किया हुआ है तो नॉर्मल फीमेल हो गया, यहाँ पे भी डार्क नहीं किया हुआ तो नॉर्मल मेल है। और दोनों के बीच में यदि सिंगल लाइन यदि आप खींच देते हो तो ये दोनों के बीच में ये जो लाइन है ये मैरिज लाइन बताता है, ये मैरिज लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका मैरिज लाइन है। लेकिन वही आप क्या करते हो कि फिर ये यहाँ पे आपने ले लिया एक सर्किल ले लिया यानी फीमेल हो गया ये, और एक स्क्वायर ले लिया तो ये मेल हो गया आपका स्क्वायर, ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया। और इसमें यदि डबल लाइन आप यदि जोड़ देते हो तो ये भी मैरिज लाइन है, ये भी मैरिज लाइन है, लेकिन रिलेटिव के बीच में। किसके बीच में? रिलेटिव के बीच में। यदि रिलेटिव के बीच में यदि ये दोनों आपस में रिलेटिव हो तो उसके बीच में यदि मैरिज को शो करना है तो डबल लाइन डालना है, और यदि आप सिंगल लाइन डाले हो तो ये अनरिलेटेड है, यानी ये दोनों आपस में रिलेटिव नहीं है। और ये फीमेल और मेल के बीच का जो लाइन होगा वो ऑलवेज मैरिज लाइन होगा। और उसी लाइन से आप नीचे लाइन यदि ड्रॉ करना शुरू करते हैं, नीचे यदि ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो ये ऑफ स्प्रिंग लाइन्स हो जाएंगे।
ये कौन सा लाइन्स हो जाएगा? ऑफ स्प्रिंग्स का लाइन्स हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा। ये आप यदि इसके नीचे यदि ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो ये ऑफ स्प्रिंग लाइन्स हो जाएगा, क्लियर हो गया। और जैसे ये ऊपर में आपने लिया है तो ये ऊपर में लिया तो इसको आप बोलिएगा फर्स्ट जनरेशन, होगा। ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ये आप जो ऊपर में ये लिए है फीमेल और मेल लिया है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो सेकेंड जनरेशन होगा, उसके बाद जो आएगा वो थर्ड जनरेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से अपने मन से जो हुआ हमने यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। आपसे पूछेगा इस पेरेंट के कितने मेल चाइल्ड हैं, तो 2 मेल चाइल्ड हैं, ये और ये। कितने फीमेल चाइल्ड है, तो 2 फीमेल चाइल्ड है, तो ये तो फर्स्ट जनरेशन हो गया, और ये जो आया ये सेकेंड जनरेशन। फिर इसका मैरिज होगा, इसके बाद जो जनरेशन आएगा वो थर्ड जनरेशन हो जाएगा, वो फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अरेबिक में यदि आप लिखते हो जैसे 1 2 3 4 5, यदि आप यहाँ अरेबिक में रिप्रेजेंट करना शुरू करते हो तो ये आपका ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर क्या हो गया? तो ऑर्डर क्या होगा कि ये बच्चे पहले जन्म लिया है, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, मतलब एज बता देगा आपका। जो पहले है वो बड़ा होगा और जो सबसे बाद में आया होगा वो छोटा हो जाएगा। जनरेशन ऐसे चलेगा, और आपका इधर से यदि आप चलोगे तो वो एज ऑर्डर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका ऑफ स्प्रिंग लाइन हो गया। पीडिग्री एक्चुअली क्या करते हैं, तो पीडिग्री क्यों करने की जरूरत पड़ी? तो पीडिग्री को एक तरह से फैमिली चार्ट भी बोला जाता है, यानी आपके फैमिली में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी क्या है, कितना परसेंट है कि ये डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर आपके फैमिली में आएगा, उसका पता लगाने के लिए हम लोग पीडिग्री एनालिसिस करते हैं। पीडिग्री एनालिसिस जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए होता है, इसको फैमिली चार्ट भी बोलते हैं। इसमें लाइंस एंड सिंबल्स यूज किए जाते हैं, लाइंस और सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ये जो लाइंस होगा मेल और फीमेल और मेल के बीच में, वो मैरिज लाइन होगा। उसी लाइन से यदि आप दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ऑफ स्प्रिंग लाइन होगा। जो पहले आया होगा वो फर्स्ट जनरेशन होगा, उसके बाद जो आएगा वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे भी जाएंगे आप आगे चलते चले जाएंगे। अब आइए, अब क्या होगा, यदि किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी तो कुछ नहीं करना है। जैसे फीमेल का डेथ होना है तो फीमेल ऐसे सर्किल कर दिया, फीमेल हो गया, और ऐसे कट कर दिया तो डेथ हो गया, यानी ये फीमेल का डेथ हो गया। ये डेथ हो गया किसका? तो फीमेल का। और यदि मेल का डेथ होगा तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, स्क्वायर लेकर के उसको कट कर दीजिए तो रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, या अनस्पेसिफाइड का हो तो उस तरह से कट करेंगे। तो ये सिंबल आपको दिमाग में रखने हैं, इसी सिंबल के बेसिस पे हम लोग के क्वेश्चन बनने हैं। सर्किल से क्या होगा तो फीमेल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा मेल हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ कर दोगे दोनों के बीच में, मैरिज लाइन हो जाएगा। उससे लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ऑफ स्प्रिंग लाइन होगा। पहला वाला फर्स्ट जनरेशन होगा, उसका सेकंड, थर्ड होगा। इधर से ऑर्डर ऑफ दी आपका क्या हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। जो पहले आया होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे बाद में आया होगा वो छोटा होगा। क्लियर हो गया? ये सिंबल, इतना ही सिंबल आप दिमाग में रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि अफेक्टेड करना होगा तो डार्क कर दीजिए, सर्किल को डार्क कर दिया, इसका मतलब फीमेल अफेक्टेड हो गया या डिजीज वाला हो गया। और यदि स्क्वायर को आपने डार्क कर दिया तो मेल अफेक्टेड हो गया, मेल डिजीज वाला हो गया। अब कुछ रूल मैं आपको बोल रहा हूं जो इस जगह पे आपका लिखा हुआ है। इस रूल को अभी मैं बोल रहा हूं, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा। ये रूल यदि आपके दिमाग में आता है तो पीडिग्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा, एकदम क्लियर बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रूल का एप्लीकेशन भी करो। पहला रूल बोल रहा है कि रूल ऑफ द पेडिग्री में बोल रहा है कि इफ एनी जनरेशन, यदि किसी भी जनरेशन में पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड, यानी पेरेंट को डिजीज नहीं हो, पेरेंट आर नॉट अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब हो गया डिजीज वाला, तो यहां नॉट लगा दिया तो नहीं डिजीज वाला, नॉट अफेक्टेड बाय डिजीज, यानी वो अफेक्टेड नहीं है डिजीज से। बट देयर ऑफ स्प्रिंग, लेकिन उस पेरेंट का जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, यानी मम्मी पापा को डिजीज नहीं है लेकिन ऑफ स्प्रिंग में डिजीज अपियर हो रहा है, बट देयर ऑफ स्प्रिंग आर अफेक्टेड, यानी उसका जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है वो अफेक्टेड आ रहा है, तो देन इट इज रेसेसिव डिजीज। यानी रेसेसिव डिजीज तब कहलाएगा जब पेरेंट को डिजीज ना हो लेकिन उसके ऑफ स्प्रिंग में डिजीज दिखे। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको क्वेश्चन से समझा रहा हूं, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक रूल नंबर 1 जो आपका है, यहाँ पे आपका रूल नंबर 1, इस रूल नंबर 1 का हम आपको क्वेश्चन पैटर्न पे लेकर के आपको दिखाते हैं, और पीडिग्री का एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, खाली आप दिमाग थोड़ा सा उसमें लगाइएगा, जितना बोला जाएगा उतना लगाएंगे। जैसे पहला वाला बोल रहा है कि यदि पेरेंट को डिसऑर्डर नहीं हो और ऑफ स्प्रिंग में डिसऑर्डर दिखे तो आप समझ जाइए कि वो जो डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर रेसेसिव डिसऑर्डर है। आपने सब पर रखा है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर भी, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, और वाई लिंक तो रेसेसिव और डोमिनेंट का बात वहां पे होगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला पीडिग्री आ रहा है कि ये आपका
ये आपका सिंबल है किसका? मेल का। अच्छा, ये सिंबल किसका है? फीमेल का। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं बोला कि ये जो आप लाइन खींच दिए दोनों के बीच में, ये कौन सा लाइन है? मैरिज लाइन। अब इधर से जो ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये लाइन किसका है? तो ये ऑफ स्प्रिंग का लाइन शो। ये ऑफ स्प्रिंग में ये आपका क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है कि यहाँ पे इसको डार्क कर दिया और ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है और ये भी आपका नॉर्मल आ गया। क्लियर है? इस तरीके का आपका है। तो यानी ये हो गया पैरेंटल जनरेशन, ये हो गया ऑफ स्प्रिंग जनरेशन। तो पेरेंट में डिजीज नहीं दिख रहा क्योंकि इसके सर्किल को हमने ब्लैक नहीं किया और ये सर्किल यदि डार्क नहीं हो तो इसमें डिजीज नहीं दिख रहा, लेकिन ऑफ स्प्रिंग में डिजीज दिख रहा है। तो ऑफ स्प्रिंग में डिजीज दिख रहा है और पेरेंट में डिजीज नहीं दिख रहा है, इट मींस कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब कौन सा रिसेसिव है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड रिसेसिव या आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन रूल नंबर 1 आपको बोला है कि किसी भी जनरेशन में, अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में ही, अब जैसे सपोर्टेड इस जगह पे ऐसा नहीं होकर के ऐसा होता, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही जनरेशन का बात करेगा वो। अब ऐसा हो सकता था कि इस जगह पे इसका मैरिज होता, ये दिख रहा होगा, इस जगह पे आपका मैरिज, यहाँ पे मैरिज होता और मैरिज होने के बाद यहाँ पे जो डिसऑर्डर हुआ, इस जगह पे यदि आपका डिसऑर्डर आपका अपीयर हो जाता तो ये भी आपका रिसेसिव डिसऑर्डर बताया। क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकेंड जनरेशन हो गया, तो सेकेंड जनरेशन के पेरेंट में डिजीज नहीं दिख रहा है लेकिन उसके ऑफ स्प्रिंग में डिजीज आ रहा है। तो यानी किसी भी जनरेशन में यदि पेरेंट को डिजीज ना हो और उसके ऑफ स्प्रिंग को डिजीज हो तो दिस वन इज द रिसेसिव डिसऑर्डर, इसको आप रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ये रूल नंबर 1 बता रहा है कि इफ एनी जनरेशन, यानी कोई भी जनरेशन ऊपर से लेकर के नीचे तक में किसी भी जनरेशन में यदि आपके पेरेंट्स में डिजीज नहीं है लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग में डिजीज है तो देन इट इज ए रिसेसिव डिजीज। और रिसेसिव डिजीज जो होगा वो दो ही चीज में आपकी डिग्री में सोचिएगा, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक ऑटोसोमल रिसेसिव। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यही दो रिसेसिव ही होता है, एक एक्स लिंक्ड, एक ऑटोसोमल। और इस दोनों का एग्जांपल आपको मैंने करवा रखा है। फिर यदि आप डोमिनेंट सोचोगे तो फिर इसी दो में सोचोगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट, यही दो में आप सोच सकते हो। तो यहां पे ये क्लियर हो गया। पहले रूल नंबर 1 को हमने सेटिस्फाइड कर दिया कि आपका रूल नंबर 1 बोलता है यदि किसी भी जनरेशन के पेरेंट को डिसऑर्डर ना हो लेकिन उसके ऑफ स्प्रिंग में डिसऑर्डर आए तो डैम श्योर वो रिसेसिव डिजीज है। और रिसेसिव डिजीज दो ही साइड सोच सकते हो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यानी 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में था, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में मैं आपको दे रहा हूं, इस जगह पे क्वेश्चन आपका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब ये रूल नंबर 1 हो गया। पहले रूल नंबर 1 क्लियर करें, पहले पूरा रूल क्लियर करते हैं, देन आपके आगे चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है कि अब ये पहला रूल नंबर क्लियर हो गया कि यदि किसी भी जनरेशन के पेरेंट को डिजीज ना हो और ऑफ स्प्रिंग में डिजीज आ जाए तो आप उसको रिसेसिव डिसऑर्डर बोलोगे। वो रिसेसिव डिसऑर्डर, कभी भी रिसेसिव डिसऑर्डर होगा तो दो ही चीज सोचिएगा, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और दूसरा आप सोच सकते हो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी दो डिसऑर्डर ही आपके होंगे रिसेसिव। और डोमिनेंट करोगे तो डोमिनेंट डिसऑर्डर भी दो ही होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसका मतलब ये हो गया कि आपका रिसेसिव डिसऑर्डर सबसे पहले खोजिएगा। कोई भी पेडिग्री का क्वेश्चन बनाना है तो आप रिसेसिव डिसऑर्डर खोजिएगा। कि देखिएगा कि हर जनरेशन में आप देख लीजिएगा कि पेरेंट को डिजीज है या नहीं है। यदि पेरेंट को डिजीज नहीं है और ऑफ स्प्रिंग में डिजीज आ गया, इसका मतलब ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। और यदि ऐसा नहीं है तो वो डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। लेकिन डोमिनेंट पहचानने का और भी तरीका आपको देंगे। अभी आपने रिसेसिव पहचान लिया, अब आइए दूसरा रूल बोल रहा है। दूसरा रूल पहले क्लियर करें। दूसरा रूल बोल रहा है कि इन वाई लिंक्ड डिजीज ईच एंड एवरी मेल ऑफ ईच जनरेशन would be affected। ये क्लियर बोल रहा है कि यदि वाई लिंक्ड का डिजीज है तो वाई लिंक्ड डिजीज तो ऑलवेज मेल को ही होगा।
जैसे ये फादर है, ये एक्स वाई है और मदर एक्स है, तो यहां से गैमेट बनेगा एक्स और यहां से बनेगा गैमेट वाई, और ये फीमेल जो है ये एक्स एक्स है, तो ये एक्स ही गैमेट बनाएगा। तो ये यदि एक्स एक्स फ्यूज किया तो ये फीमेल चाइल्ड हो गई, बेटी हो गई, और ये यदि फ्यूज किया तो ये बेटा हो गया। तो ये जो यदि वाई का प्रॉब्लम इस फादर को होगा तो उसके बेटा को तो होना ही होना है। अब इसको यदि डिजीज है तो इसके बेटा को होना है। यानी हर एक जनरेशन में यदि डिजीज मेल टू मेल टू मेल टू मेल टू मेल ही जा रहा है तो ये डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा कि ये वाई लिंक डिसऑर्डर है। जैसे मैं एक पेडिग्री पे लेके आपको बताता हूं, पहले रूल क्लियर करता हूं तब क्वेश्चन पे चलूंगा। पहले आपको रूल क्लियर कर देता हूं कि रूल है क्या, तब क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे तब से बन जाएगा। अब सेकेंड रूल को मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूं कि सेकेंड रूल में बोल रहा है कि इन वाइलिंग डिजीज, यानी वाइलिंग डिजीज यदि होगा तो ईच एंड एवरी मेल, यानी प्रत्येक मेल जो होगा प्रत्येक जनरेशन का, ईच एंड एवरी मेल ऑफ ईच जनरेशन, प्रत्येक जनरेशन का वुड बी अफेक्टेड, उसको अफेक्टेड होना ही है। ऐसे सपोज एक एग्जांपल मैं यहां पे लेके चलता हूं, एक पेडिग्री का एग्जांपल आपके पास में दे रहा हूं। यहां पे यदि इस तरीके का पेडिग्री मैं बना रहा हूं तो ये आपका हो गया, ये अभी आपका हो गया, ये आपका नॉर्मल फीमेल है और ये एक नॉर्मल मेल है और ये मैरिज लाइन है। मैं यहाँ पे यदि इसको बोल्ड कर दिया, इसको डार्क कर दिया, इस तरीके से इसको डार्क कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो ये अफेक्टेड मेल हो गया। ये क्या हो गया? अफेक्टेड मेल हो गया। अब यहां से इसके ऑफ स्प्रिंग आए, अब इसके ऑफ स्प्रिंग आए, अब यहाँ पे जो इसके ऑफ स्प्रिंग आए, इस ऑफ स्प्रिंग में ये मेल अफेक्टेड है, ये मेल भी अफेक्टेड है, फिर इसका मैरिज हुआ, इससे भी आपका ऑफ स्प्रिंग बना, इस ऑफ स्प्रिंग में भी मैंने यहाँ पे देखा कि ये मेल अफेक्टेड है। तो यानी आपको देखने में आ रहा है कि दिस वन इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस वन इज द सेकेंड जनरेशन, दिस वन इज द थर्ड जनरेशन। तो हर जनरेशन के हर एक मेल को बीमारी है। फर्स्ट जनरेशन में भी मेल को बीमारी था, अफेक्टेड था, सेकेंड जनरेशन में भी जितने मेल आए सब अफेक्टेड है, फिर थर्ड जनरेशन में भी जो मेल अफेक्टेड वाला मेल था उससे जितने मेल आए सब मेल आपके अफेक्टेड है। यानी हर एक जनरेशन का ईच एंड एवरी मेल अफेक्टेड हो गया। तो जब मेल टू मेल ही मेल, एक भी मेल ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल आ जाएगा, बशर्ते कि वो बाहर से नहीं आए, इसी फैमिली का मेंबर हो। अब जैसे इसका मैरिज हो जाए, अब इसका मैरिज हो जाए तो ये मेल नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि ये मेल जेनेटिकली इस फैमिली का सदस्य नहीं है। ये मेल जेनेटिकली इस फैमिली का सदस्य, जेनेटिकली बोल रहा हूं, जेनेटिकली सदस्य नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, तो ये तो नॉर्मल हो गया मेल, ये तो डिजीज वाला मेल हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो मेल है इस फैमिली का सदस्य, ये मेल इस फैमिली का सदस्य है, ये मेल इस फैमिली का सदस्य है, ये मेल इस फैमिली का जेनेटिकली सदस्य है। लेकिन ये जो मेल बाहर से आया ये जेनेटिकली सदस्य नहीं है, तो ये नॉर्मल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि उस फैमिली चार्ट में बाहर से कोई इंडिविजुअल नहीं आ रहा है और मेल अफेक्टेड है, और उस फैमिली में हर एक जनरेशन का मेल यदि अफेक्टेड हो रहा है, हर एक जनरेशन के मेल में यदि प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि वो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर ही होगा। तो इसलिए करके आप ये ध्यान रखिएगा, यदि आपका पेडिग्री चार्ट है और प्रत्येक जनरेशन के मेल को, हर एक मेल को, एक भी मेल स्किप नहीं होना चाहिए, हर एक मेल को यदि डिजीज है तो वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है और वो मेल टू मेल ही ट्रांसमिट करेगा। रूल नंबर सेकेंड भी आपका क्लियर कर दिया। एक बार मैं सबका एप्लीकेशन करूंगा और तब जाकर के क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। अब ये थर्ड नंबर क्या बोलता है रूल? थर्ड नंबर रूल आपके पास में आया। थर्ड नंबर रूल बोल रहा है कि इफ इट इज ए डोमिनेंट डिसऑर्डर, यदि कोई बीमारी जो है वो डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो देन इन एवरी जनरेशन डिजीज विल बी फाउंड, तो प्रत्येक जनरेशन में डिजीज मिलेगा, आइदर इन वन और मोर, या तो एक में या एक से ज्यादा में, देन वन इंडिविजुअल, या नो जनरेशन गैप भी आप इसको बोलते हैं, देन वन इंडिविजुअल। देखा, इफ इट इज ए डोमिनेंट डिसऑर्डर, यदि एक डोमिनेंट बीमारी है तो देन इन एवरी जनरेशन डिजीज विल बी फाउंड आइदर इन वन और मोर देन वन इंडिविजुअल, या तो एक इंडिविजुअल में मिलेगा या एक से ज्यादा में मिलेगा। तो इसका मतलब कोई जनरेशन गैप नहीं होगा। तो डोमिनेंट रेसेसिव डिसऑर्डर को पकड़ने का कैसे तरीका बताया? रिसेसिव डिसऑर्डर कैसे पकड़ोगे? यदि पेरेंट को डिजीज नहीं हो और उसके ऑफ स्प्रिंग में डिजीज हो जाए। और डोमिनेंट पकड़ने का तरीका यह है कि यदि आपका जनरेशन गैप नहीं हो, जैसे सपोज दैट यहां पे आपका डिजीज हुआ और ये डिजीज जो है ये फीमेल के केस का डिजीज मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं,
अब ये डिजीज हुआ और यहाँ पे देखने में आ रहा है कि ये जो डिजीज का केस है ये आपका ऑफस्प्रिंग हो गया, इधर इधर ऑफस्प्रिंग हो गया। ये डिजीज यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। फिर इसका यदि आपने मैरिज यहाँ पे कराया, बाहर से आया और ये आपका मैरिज हुआ, तो मैरिज के बाद जो यहाँ पे आपका डिजीज दिख रहा है, तो यहाँ भी डिजीज आपका दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल भी आ रहा है, लेकिन डिजीज दिख रहा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि इस जनरेशन में भी डिजीज दिख रहा है, इस जनरेशन में भी डिजीज दिख रहा है, इस जनरेशन में भी डिजीज दिख रहा है। तो हर एक जनरेशन में डिजीज दिख रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे इंडिविजुअल को होंगे, किसी एक को हो सकता है या दो को हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन डिजीज हर जनरेशन में दिखेगा। आपका इस जनरेशन में भी डिजीज दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। यदि हर एक जनरेशन में डिजीज अपीयर हो रहा है तो ये आपका डोमिनेंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। रिसेसिव तो आप पकड़ना सीख ही लिए, तो रिसेसिव पकड़िएगा तो उससे डोमिनेंट को पकड़ने के लिए ये एक तरीका आपको मिला कि डोमिनेंट डिसऑर्डर यदि है तो उसमें जनरेशन गैप नहीं होगा, प्रत्येक जनरेशन में आपको डिजीज मिलेगा। ये एक पॉइंट है, प्रत्येक जनरेशन में डिजीज मिलेगा। लेकिन प्रत्येक जनरेशन में डिजीज मिलेगा तो थोड़ा चेक भी कर लेना आपको है कि वो आपका रेसेसिव की तरफ तो नहीं जा रहा है, लेकिन मोस्टली वो रेसेसिव की तरफ नहीं जाएगा। प्रत्येक जनरेशन में यदि आपका डिजीज आ रहा है तो वो मोस्टली आपके किसके तरफ जाएगा, तो डोमिनेंट की तरफ जाएगा। तो डोमिनेंट डिसऑर्डर पकड़ने का तरीका है कि प्रत्येक जनरेशन में डिजीज होगा और आपका कोई भी जनरेशन गैप नहीं होगा। ये आपका रूल नंबर तीसरा। इसका फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर कर देंगे। और अब चौथा पॉइंट पाइए, व्हेन एन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द ऑटोसोमल डिजीज, यदि कोई इंडिविजुअल ऑटोसोमल डिजीज से अफेक्टेड होगा, ऑटोसोमल डिजीज से अफेक्टेड होगा, तो यहां पे यदि मैं यहाँ पे अभी जो एक पेडिग्री बनाया था इसी पेडिग्री को देखते, यदि ऑटोसोमल से अफेक्टेड होगा, ऑटोसोमल डिजीज से अफेक्टेड होगा, तो ये पॉसिबिलिटी होगा कि 50% डिजीज जो होगा वो चाइल्ड को, मेल को होगा, और 50% जो बीमारी है वो फीमेल को भी होगा। यानी 50-50% का रेशियो पकड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा व्हेन एन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द ऑटोसोमल डिजीज, तो देन देयर इज अ 50% चांस फॉर डॉटर एंड सन्स टू बी अफेक्टेड। यदि ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा तो 50%, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो कैसे पता चलेगा, तो 50% चांस है। यहाँ पे देखिए एक फीमेल को हुआ है और एक मेल को हुआ है, यानी 50% फीमेल को प्रॉब्लम है, 50% मेल को प्रॉब्लम है। फिर यहाँ नीचे वाले भी जनरेशन में देख रहे हैं तो एक मेल को प्रॉब्लम है, एक फीमेल को प्रॉब्लम है। तो ये आपका पकड़ने का तरीका है। यदि आपको लगे कि 50% मेल को, फीमेल को प्रॉब्लम है और 50% मेल को प्रॉब्लम है, तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा। जो रूल नंबर 4 में लिखा है कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द ऑटोसोमल डिजीज, यदि मेल जो है, ये इंडिविजुअल जो है वो ऑटोसोमल डिजीज से अफेक्टेड है, तो इसका मतलब हो गया कि देन देयर इज अ 50% चांस, 50% जो चांस होगा वो 50% चांस होगा कि फॉर डॉटर को बीमारी हो जाए, और 50% चांस होगा कि सन भी अफेक्टेड हो। ये आपको पकड़ने का तरीका है। अच्छा, यदि कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो कैसे पकड़ोगे, तो प्रत्येक जनरेशन में डिजीज होगा, कोई भी गैप नहीं होगा। रेसेसिव कैसे पकड़ोगे, तो क्या होगा कि यदि पेरेंट को डिजीज नहीं हो किसी भी जनरेशन में और उसके आने वाले जनरेशन में यदि डिजीज दिखे तो वो आपका रेसेसिव हो जाएगा। और यदि ऑटोसोमल प्रॉब्लम है तो 50% सन भी अफेक्टेड होगा, 50% डॉटर भी अफेक्टेड होगा, यानी 50% मेल भी अफेक्टेड होगा, 50% फीमेल भी अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है इफ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ध्यान से देखिएगा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस सब आपको बताया है। ये यदि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर इज फाउंड, तो डॉटर इज फाउंड इन डॉटर, यदि बेटी को एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है तो फादर विल बी श्योरली अफेक्टेड। यदि बेटी को, यहाँ पे आइए, यहाँ पे यदि आपको क्लियर करिए, यदि बेटी को हीमोफीलिया है, सपोज दैट बेटी को हीमोफीलिया, जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ाया था, ये बेटी को हीमोफीलिया, तो फादर को तो हीमोफीलिया डैम श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक आया होगा फादर के साइड से तो XH, और एक आया होगा मदर के साइड से। मदर का तो नहीं कह सकते कि ये हीमोफिलिक मदर होगी कि नहीं होगी, कैरियर भी हो सकती है, लेकिन फादर डैम श्योर हीमोफिलिक होगा। यदि बेटी को यदि एक्स लिंक्ड रेसेसिव का डिजीज है, यदि बेटी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर रखती है, अफेक्टेड है, तब तो ये श्योर हो गया कि उसके फादर अफेक्टेड होंगे ही होंगे। तो बेटी को प्रॉब्लम है और फादर को यदि प्रॉब्लम दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव वाला प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चन पे मैं पुट करके दिखाऊंगा, अभी खाली क्लियर कर दें।
अब नेक्स्ट आ रहा है, इन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर इट इज नॉट नेसेसरी दैट फादर शुड बी अफेक्टेड इफ हिज डॉटर इज अफेक्टेड। यदि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का प्रॉब्लम बेटी को है तो ये जरूरी नहीं है कि फादर अफेक्टेड होगा ही होगा। अब यदि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, इधर नॉर्मल जीन भी है, तो ये डोमिनेंट वाला इसको दबा दिया, ये दब गया, इस फीमेल को, इस बेटी को डिजीज हो गया, लेकिन ये एक्सडी इधर से आ सकता है, तो ये मदर भी अफेक्टेड हो गई, लेकिन ये फादर नॉर्मल हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि यदि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला डिजीज यदि बेटी को, तो ये जरूरी नहीं है कि फादर को होगा ही होगा, लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला यदि डिजीज बेटी को है तो फादर श्योर है कि होना ही होना है। मदर कैरियर भी हो सकती है और हीमोफिलिक भी हो सकती है, डिजीज भी हो सकती है। क्लियर हो गया? ये रूल्स का अब एप्लीकेशन करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट पे। अब आपके पास में क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख रहा हूं और आपसे पूछ करके इसको सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे होगा। तो शुरू से ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पेडिग्री हमारे पास में ऐसा पेडिग्री दिया हुआ है। एक पेडिग्री ये है कि आप ये बताइएगा ये सिंबल किसका है? फीमेल का सिंबल है, अच्छा मेल का सिंबल है, ये मेल का सिंबल है, अच्छा ये सिंबल फीमेल का। ये लाइन क्या बता रहा है? मैरिज लाइन। अच्छा इसको यदि मैं यहाँ पे डार्क कर दिया तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मेल जो है वो डिजीज वाला है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद इसको आगे ले गया। ये कौन सा लाइंस बन रहा है? ऑफ स्प्रिंग्स लाइंस बन रहे हैं। अब ये ऑफ स्प्रिंग्स लाइंस जो बन रहा है, ये ऑफ स्प्रिंग्स लाइंस में एक ऐसे ये किया, इसके बाद ये सर्किल लिया है, इसके बाद ये स्क्वायर लिया है और फिर ये सर्किल लिया है। और आपसे यदि पूछे कि इस पेरेंट के कितने ऑफ स्प्रिंग है? 4 ऑफ स्प्रिंग है। कितने सन है? 2 सन है और 2 क्या हो गया? डॉटर हो गया। अब यदि ये ऐसे कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया तो क्या हो गया? डिजीज किसको हो गया? सन को डिजीज हो गया और डॉटर नॉर्मल अभी है। अच्छा फिर यहां पे क्या किया है कि इस सन का, अच्छा ये सन का मैरिज कराया। मैरिज जो कराया तो वो फीमेल में ऐसे सर्किल बना हुआ है। अब इस लाइन से यदि जुड़ेगा तभी जाकर के इस पेरेंट का ऑफ स्प्रिंग होगा। तो यदि ये बाहर से है, लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो उसका ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा। अब ये मैरिज हुआ इसका। मैरिज के बाद इसके जो ऑफ स्प्रिंग आए, इस ऑफ स्प्रिंग में एक बेटा है और 2 बेटी है, और जो बेटा आया वो भी आपका इस तरीके से डिजीज वाला है, अफेक्टेड है। फिर इधर भी एक मैरिज कराया गया, इधर एक मैरिज हुआ, फिर यहाँ पे जो आपका कंडीशंस को लोड किया तो इसमें भी आपका क्या हो गया कि 2 बेटा है और इसमें दोनों बेटा फिर से अफेक्टेड। फिर इसका मैरिज हुआ, इस बेटी का मैरिज हुआ, तो मैरिज के बाद इसमें भी ऑफ स्प्रिंग आया। तो इसमें जो ऑफ स्प्रिंग आया तो इसमें आया 2 सन एंड 2 डॉटर। नहीं दिखा? यहां तक क्लियर होगा? अच्छा यहाँ क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फीमेल का मैरिज कराया जा रहा है। चलिए इसी फीमेल का, यहाँ पे इस फीमेल का मैरिज हो रहा है, इस फीमेल का मैरिज हो रहा है। इसके लाइंस को यहाँ लिख रहा हूं। इस फीमेल का जो मैरिज हो रहा है तो इस फीमेल के मैरिज के बाद 2 सन आ रहा है एंड 2 डॉटर्स आ रहे हैं, 2 डॉटर्स आ रहा है और इसमें किसी सन को डिजीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका रूल नंबर 2 लग रहा है, रूल नंबर 2 लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखिएगा तो रूल नंबर 2 अप्लीकेबल हो रहा है। क्यों? तो यहाँ पे देखिए इस मेल को प्रॉब्लम था तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये आपका हो गया जनरेशन। बोला था कि रोमन में लिखिएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका थर्ड जनरेशन। जनरेशन को रोमन में लिखिएगा। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये पेरेंटल जनरेशन। इसके बाद ये जो आया उसके उस पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग आया वो सेकंड जनरेशन। ये जो मैरिज हुआ ये भी जो आई होगी ये भी सेकंड जनरेशन का ही होगा, ये भी मेल सेकंड जनरेशन का होगा, ये भी, क्योंकि सेम जनरेशन में ही मैरिज होता है तो इसलिए करके ये सेकंड जनरेशन हो गया, ये थर्ड जनरेशन होगा। अब अरेबिक में यदि लिखे, अरेबिक लेटर में लिखे 1 2 3 4 5 6 7 तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसका एज प्रायोरिटी दे रहा है। जो सबसे बाद में आया होगा वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे पहले आया होगा वो बड़ा होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो एज प्रायोरिटी के लिए अरेबिक लिखते हैं। अरेबिक होता है ऐसे 1 2 3 4, ये अरेबिक है।
इसमें अरेबिक आप इसको बोलते हो, और रोमन जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4। तो रोमन से जनरेशन होता है, ये जो रोमन लेटर लिखते हो इससे जनरेशन बोलते हैं, जनरेशन। और जो अरेबिक लेटर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या हो जाएगा, तो उसका एज प्रायोरिटी हो जाएगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। आइए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस मेल को प्रॉब्लम था, इस मेल को डिजीज था, उसके आने वाले जनरेशन में जितने भी बेटे आए, 2 बेटे आया और दोनों बेटे को डिजीज है। फिर इसका जो मैरिज हुआ तो इसके भी जितने बेटे आए तो इनके एक बेटा आया, उस बेटे को डिजीज है। फिर इस बेटी का शादी हुआ, इससे बेटा आया, इसको कोई डिजीज नहीं है। फिर यहाँ पे इस डिजीज वाले बेटे का शादी हुआ तो फिर उससे जितने बेटे आए उसको डिजीज है। तो इसका मतलब हो गया कि मेल टू मेल ही ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फीमेल को ना यहाँ डिजीज हुआ ना इस मेल को डिजीज आया, यानी ये जो डिजीज ट्रांसफर हो रहा है, इस मेल को था सारे मेल में चला गया, इस मेल को था सारे मेल में चला गया, इस मेल को डिजीज था सारे मेल में चला गया, यानी मेल टू मेल ही ट्रांसफर हो रहा है। मेल टू मेल यदि ट्रांसफर होगा तो ये आप समझ गए कि कौन सा डिजीज होगा, तो वाई लिंक्ड डिजीज होगा। अब वाई लिंक चूंकि हेमिजाइगस से तो डोमिनेंट रिसेसिव नहीं बोलते, तो इस तरीके से यहाँ पे आप यदि कंक्लूजन निकालिएगा तो फर्स्ट जनरेशन में, जैसे यहाँ पे नंबरिंग अब अरेबिक लेटर्स लिखते हैं, अरेबिक लेटर्स में यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2, फिर यहां लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहां पे शुरू करेंगे, थर्ड जनरेशन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कर दिया। फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट इंडिविजुअल को डिजीज है जो कि मेल है, सेकेंड जनरेशन के फर्स्ट और 5 को डिजीज है जो कि मेल है, थर्ड जनरेशन के फर्स्ट और उसके बाद 8 एंड 10 को डिजीज है जो कि मेल है। इसका मतलब डिजीज जो ट्रांसफर हो रहा है वो केवल मेल टू मेल ट्रांसफर हो रहा है, और हर एक मेल को प्रॉब्लम हो रहा है। उस अफेक्टेड मेल से जितने भी मेल आ रहे हैं सारे को डिजीज हो रहा है, इसलिए करके ये पता चल रहा है कि ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है और ये मेल टू मेल ही ट्रांसफर हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपका वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्लियर हो गया। रूल नंबर 2 का पूर्ण रूप से क्वेश्चन में एप्लीकेशन हो गया आपका, इसको क्लियर रखिएगा। आपके पास में आ रहा है, अब वो किस रूल को एप्लीकेबल होगा ये आप ही बताइए कि उसमें कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे पहले ये मैं पेडिग्री जो बता रहा हूँ इसको आप क्लियर पहले सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। एक पेडिग्री का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन आपके पास में है, ये क्वेश्चन है कि इस तरीके से यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है, ये लाइन खींच दिया तो मैरिज लाइन हो गया, और इसको यदि आपका बोल्ड कर दिया गया तो मेल को डिजीज हो गया। इससे सेकेंड जनरेशन जो आ रहा है, सेकेंड जनरेशन, इस सेकेंड जनरेशन में यहां तक आ रहा होगा, ये जो सेकेंड जनरेशन है, इस सेकेंड जनरेशन में आपका एक मेल चाइल्ड आया है, यहां पे अभी मेल चाइल्ड, दूसरा मेल चाइल्ड भी, और तीसरा जो है वो फीमेल चाइल्ड, तीसरा जो यहाँ पे है वो आपका फीमेल चाइल्ड। क्लियर हो गया। तो इस पेरेंट के 3 ऑफस्प्रिंग, इस पेरेंट के 3 ऑफस्प्रिंग है, एक जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल है और 2 ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल है। क्लियर हो गया। और इसमें ये दे रहा है कि इसमें किसी को भी डिजीज नहीं। अब नेक्स्ट में इस मेल का मैरिज हुआ, मैरिज वाला हम ब्लैक से दिखा रहे, इस मेल का मैरिज हुआ और मैरिज के बाद इसके भी 3 ऑफस्प्रिंग है, इसके 3 ऑफस्प्रिंग है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक फीमेल चाइल्ड है, फिर उसके बाद एक मेल चाइल्ड आया, फिर उसके बाद एक फीमेल चाइल्ड आया। यहाँ पे क्लियर करिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर, कहीं से आपको दिक्कत हो तो आप बोलिएगा, हम क्लियर करेंगे जब डाउट क्लास चलने लगेगा उस समय। तो मैं बोला यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इस जगह से इसको हो गया, फिर यहां से इसका मैरिज हुआ, मैरिज होने के बाद इसके भी 3 ऑफस्प्रिंग आए, 2 सन आया है और एक जो आपका है वो डॉटर आया है। चलिए अब इसका भी मैरिज हुआ, तो मैरिज होने के बाद क्या हुआ कि इससे भी ऑफस्प्रिंग आया है, इससे जो ऑफस्प्रिंग आया है तो एक सन है और 2 डॉटर्स हैं। क्लियर हो गया। जनरेशन तो आपको पता ही हो गया कि ये ऊपर वाला ये फर्स्ट जनरेशन होगा, इसमें जो भी आए होंगे ये सेकेंड जनरेशन का होगा, और ये जो भी आया होगा ये थर्ड जनरेशन। इसको अरेबिक में ही लिखेंगे या रोमन में लिखेंगे, तो जनरेशन को रोमन में लिखते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन, ये पूरा सेकेंड जनरेशन, ये पूरा थर्ड जनरेशन। अब अरेबिक में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर इसका शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका शुरू करें तो 1 2, कोई डाउट नहीं इसमें।
अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे डिजीज था, लेकिन इस आने वाले जनरेशन में किसी को डिजीज नहीं है। तो सबसे पहले पेडिग्री का क्वेश्चन बनाने के लिए आप ये क्लियर करिएगा कि ये जो डिसऑर्डर है ये रिसेसिव डिसऑर्डर है या डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो रिसेसिव डिसऑर्डर को पकड़ने का तरीका बताया कि किसी भी जनरेशन में पेरेंट्स को डिजीज ना हो और ऑफस्प्रिंग को डिजीज आ जाए। तो आप यहाँ पे देखिए कि सेकेंड जनरेशन में इस पेरेंट को डिजीज नहीं है, इस ऑफस्प्रिंग को डिजीज आ गया, इसलिए ये वाला कंफर्म कर दिया कि ये जो पेडिग्री है ये रिसेसिव डिसऑर्डर का पेडिग्री है। यहां से कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट को डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को डिसऑर्डर नहीं आ रहा है। लेकिन हमने बताया था कि रिसेसिव पकड़ने का तरीका है कि यदि पेरेंट को डिसऑर्डर ना हो और ऑफस्प्रिंग को डिसऑर्डर आ जाए तब आप बताइए कि वो रिसेसिव डिसऑर्डर। तो लेकिन इस जगह से हमको क्लियर हो गया कि इस जगह पे पेरेंट को डिसऑर्डर नहीं है लेकिन ऑफस्प्रिंग को डिसऑर्डर है, तो ये सबसे पहला कंफर्म हो गया कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। एनी डाउट? ये कैसा डिसऑर्डर है? रिसेसिव डिसऑर्डर है, कंफर्म हो गया ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इस रिसेसिव डिसऑर्डर में आपको कंफर्म करना है कि सबसे पहले जो रिसेसिव डिसऑर्डर हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, तो रिसेसिव डिसऑर्डर सबसे पहले तो ये कंफर्म हो गया कि रिसेसिव डिसऑर्डर है। ध्यान से देखिएगा, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, दिस वन इज द कंफर्म्ड, ये कंफर्म्ड हो गया। लेकिन अब ये रिसेसिव डिसऑर्डर में दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, या तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, या ऑटोजोमल रिसेसिव होगा। ये कंफर्म हो गया, या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा या ऑटोजोमल रिसेसिव होगा। तो मैं आपको बताया था कि यदि ऑटोजोमल डिसऑर्डर होगा तो पॉसिबिलिटी 50-50% का होगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 50-50% चांस होगा कि 50% बेटी को भी प्रॉब्लम होगा और 50% बेटा को भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हमको डाटा में कहीं 50-50% किसी भी जनरेशन में नहीं दिख रहा है, तो ये एक तरह से ऑटोजोमल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग कंफर्म नहीं होंगे। अब ये ऑटोजोमल की तरफ नहीं इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं होंगे कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये तो कंफर्म है। अब इस कंफर्मेशन में से ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है, ये हमको कंफर्म करना है। ऑटोजोमल में बताया था कि 50-50 पॉसिबिलिटी होती है, 50-50 पॉसिबिलिटी है कि ऑटोजोमल डिसऑर्डर होगा। तो ये, और यहाँ पे चूंकि 50-50 नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बेटा को तो एक बेटी को भी है, या इस जनरेशन में भी ऐसा कोई बातें हमको क्लियर खुल करके सामने नहीं आ रहा, तो ऑटोजोमल की तरफ तो नहीं जा रहा है, तो एक्स लिंक की तरफ जा रहा है। तो एक्स लिंक में ये सपोर्टिव एक हो रहा है। एक्स लिंक में सपोर्टिव कैसे हो रहा है? तो एक और रूल आपके यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है, यदि फादर को एक्स लिंक्ड रिसेसिव का प्रॉब्लम होगा, जैसे क्वेश्चन में हम लोग बनाते थे, तो एक्स लिंक्ड का प्रॉब्लम हीमोफीलिया फादर को है, तो बेटी कैरियर होगी। बेटी क्या हो जाएगी? कैरियर, क्योंकि ये फादर बेटी को क्या देगा? तो XH देगा, और इधर से मदर इसको नॉर्मल दे दिया, तो बेटी कैरियर हो गया। और लेकिन फिर क्या हो जाएगा कि बेटा को प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मदर जो है ये XH, और यहाँ पे क्या है, इधर से आया होगा Y, ये Y हो गया, मेल से Y आ गया और इधर से XH आ गया। क्योंकि ये कैरियर है तो ये बेटा को भी दे सकता है और ये XH बेटी को भी दे सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे फादर हीमोफिलिक नहीं है, तो इसलिए करके ये जो फादर होगा, ये तो फादर नॉर्मल X नॉर्मल Y वाला होगा। तो यदि बेटी को भी ये XH दे दे तो फादर तो नॉर्मल X दे देगा, तो ये तो कैरियर ही होगा। यहाँ पे ब्लैक इसको करेंगे नहीं, लेकिन ये आपका क्या हो गया कि आपका डिजीज वाला हो गया। तो यदि आपको कहीं ऐसा दिखे कि फादर को डिजीज हो, बेटी को डिजीज नहीं हो, फिर उसके बेटा को यदि डिजीज हो जाए, यानी मेल टू फीमेल टू मेल, यानी मेल में डिजीज हो और सीधे नाती को दिखना चाहिए, ये मेल है और इसकी ये बेटी है, और बेटी का जो बेटा होता है ये नाती कहलाता है। आप रिलेशन अपने में जोड़ के देखिएगा, अपने फैमिली के विषय में सोचिए, तो यहां से क्लियर होगा। तो यानी ऐसा हो कि मेल से जो अफेक्टेड एलील है वो फीमेल में गया, लेकिन फीमेल को डिजीज नहीं हुआ, और उसके बाद जो उसका मेल चाइल्ड आया उसको डिजीज हो गया। तो इसको आप एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होता है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ही शो करता है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो होगा वो क्रिस क्रॉस शो करेगा, क्रिस क्रॉस शो करेगा। क्रिस क्रॉस को देखने का तरीका यही है कि फादर को डिजीज दिखेगा, बेटी में नहीं दिखेगा, फिर उसके बेटा में दिखेगा। तो ये क्रिस क्रॉस डिसऑर्डर है।
तो जहां भी आपको क्रीज क्रॉस दिख जाए तो आप कंफर्म हो गया है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो पहले तो था कि ऑटोसोमल ऐसे नहीं लग रहा था क्योंकि 50-50 का केस नहीं आ रहा था, यानी 50% मेल अफेक्टेड 50% फीमेल अफेक्टेड, ये नहीं आ रहा था, तो इसलिए ऑटोसोमल छट रहा था। लेकिन फिर भी अभी हम कंफर्म नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, तो अब ये एक्स लिंक्ड ही होगा, तो इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो एक्स लिंक्ड कोई भी रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, कोई भी, ये नहीं कि हीमोफीलिया कलर नहीं, कोई भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होगा वो क्रीज क्रॉस शो करेगा। यानी क्रीज क्रॉस का मतलब हो गया कि मेल को डिजीज होगा, फीमेल में डिजीज नहीं आएगा, यानी उसके बेटी में डिजीज नहीं आएगा, फिर उस फीमेल के मेल में डिजीज आएगा, यानी नाना से सीधे नाती को सप्लाई होगा, नाना से नाती को सप्लाई होगा, लेकिन किसके थ्रू? तो बेटी के थ्रू। यानी ये जो डिजीज वाला जीन है नाना से नाती में जाएगा, लेकिन भाया उसके बेटी यानी उसके मां के थ्रू, उसके डॉटर के थ्रू, वहां से वो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्रीज क्रॉस शो कर दिया कि मेल को बीमारी था, बेटी को बीमारी, फीमेल को बीमारी नहीं आया, फिर उससे आने वाले मेल को बीमारी आ गया, यानी मेल टू मेल ट्रांसफर हुआ भाया फीमेल, दिस वन इज द क्रीज क्रॉस। फिर बोल रहा हूं मेल टू मेल ट्रांसफर हुआ, ये एक्स एच इस फीमेल में आया कहां से है? तो मेल से आया। फिर ये एक्स, ये जो मेल है इसमें एक्स एच कहां से आया? तो फीमेल से आया। ये एक्स एच तो इसी मेल से आ गया, ये मेल पहले इसको दे दिया और ये इसको दे दिया, यानी ये जो डिजीज कॉज करने वाला एलील था ये दे दिया किसको? तो नाती को, लेकिन किसके थ्रू? तो ये डॉटर के थ्रू, ये दिस वन इज द केस। यदि आपको मेल को डिजीज हो, फीमेल में अपियर नहीं हो और फीमेल में अपियर हो जाए, दिस वन इज द केस, दिस वन इज द एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब हम कंफर्म हो गया, अब हम इस पेडिग्री को बोल सकते हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो पहले तुम कैसे बताया कि रिसेसिव डिसऑर्डर है? कहां से पता चला? किस जनरेशन से पता चल रहा? सेकेंड जनरेशन से पता चला। कैसे? तो सेकेंड जनरेशन में क्या है कि इसको पेरेंट को डिजीज नहीं दिख रहा है और इसके ऑफस्प्रिंग को डिजीज दिख रहा है, तो पहले रिसेसिव होगा। अच्छा, रिसेसिव डिसऑर्डर कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन? एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, अब इस पे काम करेंगे। तो ऑटोसोमल कोई भी डिसऑर्डर हो, ये नहीं बोल रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, नहीं बोल रहा है, ऑटोसोमल कोई भी डिसऑर्डर हो। यहाँ पे लिखा है कि अफेक्टेड बाय द ऑटोसोमल, नॉट डोमिनेंट नॉट रिसेसिव। ऑटोसोमल का कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उसमें आपका डिजीज जो होगा वो 50% चांस है कि डॉटर को होगा और 50% चांस है कि सन को होगा। तो कोई भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा, तो यहाँ पे 50-50 का रेशियो हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो ऑटोसोमल तो छट गया, लेकिन फिर भी एक चॉइस मेरे पास बच रहा है कि एक्स लिंक्ड है। तो एक्स लिंक्ड को सेटिस्फाइड करने के लिए कि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ही है, तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे पेडिग्री का एनालिसिस किया। तो पेडिग्री में एक लाइन और आपको जोड़ दिया, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, आपको जोड़ दे रहा हूं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव कोई भी डिसऑर्डर होगा तो क्रीज क्रॉस शो करेगा। यानी मेल को प्रॉब्लम होगा, फिर उसके फीमेल में, उसकी बेटी में प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, फिर उसके बेटा में प्रॉब्लम दिखेगा। यानी नाना से नाती यदि आपको लगे कि सप्लाई हो रहा है तो आप इसको बोलेंगे क्रीज क्रॉस डिसऑर्डर। ये आपके डिसऑर्डर एनसीईआरटी का कुछ डिसऑर्डर है आपके पेडिग्री में। मैं एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दिखाता हूं, आप ही खुद बताना कि इसमें क्या आंसर होगा। एनसीईआरटी का पेडिग्री एनसीईआरटी एक पेडिग्री में एक क्वेश्चन लिया है, ध्यान से देखिएगा, आप एकदम कंफर्म करिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। मैं अभी 8-10 क्वेश्चन और आपको करवा दूंगा पेडिग्री में, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आइए। पेडिग्री आपका एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। एनसीईआरटी का एक पेडिग्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पेडिग्री चार्ट खींचा हुआ है। इसमें ऐसे दिखा रहा है कि ये जो पेडिग्री का चार्ट है इसमें आपका दिखा रहा है कि ये जो आपका सर्किल है इसको रेड कलर से दिखा रहा है। आपके एनसीईआरटी में ये रेड कलर से दिखा रहा है और बोल्ड कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? अफेक्टेड फीमेल हो गई। अच्छा, फिर ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और इधर से स्क्वायर से जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका मैरिज हो गया मेल के साथ में और उस मेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस मेल को कोई डिजीज नहीं। ये आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या किया? ऑफस्प्रिंग लाइन को ला रहा है, ये ऑफस्प्रिंग लाइन को नीचे लेकर के आया। ऑफस्प्रिंग लाइन जब नीचे लाया तो ये इस तरीके से आपका है, फिर इसको यहां पे बोल्ड कर दिया, इस मेल को बोल्ड कर दिया है। फिर यहां पे क्या किया है, इस जगह पे फिर मेल आया और इस जगह पे फीमेल आई है, इस फीमेल को फिर बोल्ड कर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे मेल को भी प्रॉब्लम है और फीमेल को भी प्रॉब्लम है। तो एक तरह से देखने में यह आ रहा है
कि 50% मेल भी अफेक्टेड हो रहा है, 50% फीमेल भी अफेक्टेड हो रहा है, तो एक नजर में देखने में आ रहा है कि ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। अब आगे क्या दिया है उसको हम लोग समझेंगे। तो अभी एक नजर में देखने में तो लग रहा है कि 50% बेटी को भी प्रॉब्लम है और 50% बेटा को भी प्रॉब्लम है। तो ये रूल नंबर जो आपका 4 है, इससे आपका अभी कंफर्म हो रहा है, लेकिन आगे हम लोग चल करके देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसका मैरिज हुआ, यहाँ पे आपका सेकंड केस में ये मैरिज हुआ इसका। इस मैरिज के बाद इसमें क्या हुआ कि इसके 3 ऑफस्प्रिंग आए, जिसमें से 2 बेटी है और 1 इसके बेटा है। क्लियर? इसका भी मैरिज हुआ है, या दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं हम, इसका मैरिज हुआ है। ये मैरिज के बाद इसके 3 ऑफस्प्रिंग आए हैं, और ये जो 3 ऑफस्प्रिंग आए हैं, तो ये आपका इस तरीके से एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी जो है वो अफेक्टेड है, और यहाँ पे जो बेटा है वो आपका नॉर्मल है। ये ऐसा आ रहा है। अब आप ही बताइएगा, अब रूल इसमें सारे रूल को आप लगाइएगा। सबसे पहली बात है, आपको ये क्लियर करना है कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है या रिसेसिव डिसऑर्डर है। पहला काम आपको ये करना है, ये एकदम कंफर्म करिए। ये कोई भी पीडिग्री का क्वेश्चन देगा, पहले डोमिनेंट रिसेसिव छांट लोगे तो 50% क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब आपका 50% जो बचेगा उसमें आप एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले इसको डोमिनेंट और रिसेसिव छांटते हैं। तो रिसेसिव छांटने का बताया था कि यदि पेरेंट को डिसऑर्डर नहीं हो लेकिन ऑफस्प्रिंग में डिजीज दिखे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा हमको, इस पेरेंट को डिजीज है तो इसके ऑफस्प्रिंग में डिजीज आया, इस पेरेंट को डिजीज है तो इसके ऑफस्प्रिंग में डिजीज आया, यानी पेरेंट को डिजीज आ रहा है, ऑफस्प्रिंग में भी डिजीज आ रहा है। तो हमको तो एक नजर में देखने में ये रिसेसिव नहीं लग रहा है, ये आपका डोमिनेंट का केस लग रहा है। क्लियर हो गया? कैसे आपको लग रहा है डोमिनेंट का केस है? तो इसलिए क्योंकि पहली बात हो रही है कि पेरेंट में भी डिजीज दिख रहा है, उसके ऑफस्प्रिंग में भी डिजीज दिख रहा है, तो पहले से तो आपको लग रहा है कि ये आपका डोमिनेंट का केस है। दूसरा और कंफर्म कर रहा है कि ये डोमिनेंट का ही केस है। ये कंफर्म इसलिए हो गया हर जनरेशन में, अच्छा सॉरी, ये हर जनरेशन में डिसऑर्डर दिख रहा है। डोमिनेंट का आपका केस है, या कैसे पता चला? तो पहले डोमिनेंट का, रिसेसिव का केस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ऐसा कहीं हमको किसी जनरेशन में नहीं लग रहा है कि पेरेंट को डिजीज नहीं है और ऑफस्प्रिंग में डिजीज दिख रहा है। ये तो हमको दिख नहीं रहा। रूल नंबर 1 कहीं नहीं दिख रहा है, रूल नंबर 1 हमको दिख ही नहीं रहा है, इसलिए करके हम तो रिसेसिव अभी बोल नहीं पा रहे। डोमिनेंट के फेवर में करते हैं, यदि रिसेसिव नहीं है तो डोमिनेंट के लिए बोलना पड़ेगा। तो डोमिनेंट क्यों दिख रहा है भाई? तो इसलिए नहीं बोल देंगे कि किसी पेरेंट में नहीं दिख रहा, ऑफस्प्रिंग पेरेंट में डिजीज नहीं दिख रहा और ऑफस्प्रिंग में नहीं, ऐसे करके डोमिनेंट, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब डोमिनेंट इसलिए दिख रहा है, ये हो रहा है क्योंकि इस जनरेशन में भी प्रॉब्लम है, इस जनरेशन में भी प्रॉब्लम है, इस जनरेशन जो ये जो आप नेक्स्ट जनरेशन आया है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया आपका सेकेंड जनरेशन, और ये वाला दोनों आपका थर्ड जनरेशन में है। तो फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज है, सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज है, और थर्ड जनरेशन में भी आपका डिजीज आ गया। इसका मतलब हर जनरेशन में डिजीज है, इसलिए कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, कोई गैप नहीं है। ये रूल नंबर कहीं ना कहीं आपका लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं मेंशन क्या होगा, हाँ यहाँ पे मेंशन क्या हुआ, रूल नंबर 3 ठीक है। इफ इट इज ए डोमिनेंट डिसऑर्डर, यदि डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा तो देन इन एवरी जनरेशन, यानी प्रत्येक जनरेशन में आपका क्या होगा, डिजीज विल बी फाउंड, डिजीज मिलेगा ही मिलेगा, आइदर इन 1 या मोर देन 1, या तो एक ऑफस्प्रिंग में दिखे, या मोर देन 1 इंडिविजुअल में दिखे, या मोर देन 1 ऑफस्प्रिंग में दिखे, लेकिन कोई जनरेशन गैप नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए, इस जनरेशन में भी डिजीज है, इस जनरेशन में डिजीज है, इस जनरेशन थर्ड जनरेशन में भी डिजीज आया, यानी कोई जनरेशन गैप नहीं, इसलिए करके ये डोमिनेंट। अब हम सेटिस्फाइड हो गए, अब मेरे पास क्लियर हो गया, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर का ही चार्ट है। तो दिक्कत आपको, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर का पेडिग्री है, ये कंफर्म हो गया। तो पहला काम यही करिए कि पहले पेडिग्री जो भी दिया है उसमें रिसेसिव और डोमिनेंट को सेटिस्फाइड कर लीजिए। अब ये डोमिनेंट का प्रॉब्लम है, तो डोमिनेंट के प्रॉब्लम 2 टाइप के हो सकते हैं। ये जो डोमिनेंट डिसऑर्डर आया, तो ये डोमिनेंट मेरा क्लियर है कि डोमिनेंट डिसऑर्डर 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है एक्स लिंक्ड, और दूसरा हो सकता है ऑटोजोमल डिसऑर्डर, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, यहां दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। तो एक हो गया आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर और एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर। अब इसी 2 पे हमको केवल दिमाग लगाना है, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 50% आसान हो गया। यदि डोमिनेंट क्लियर हो गया तो रिसेसिव पे सोचेंगे ही नहीं, अब ऑटोजोमल डोमिनेंट के ऊपर में सोचेंगे, और वो भी होगा एक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल। तो एक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल। अब आइए, मैं बोला कि यदि ऑटोजोमल डिसऑर्डर होगा तो उसके रेफरेंस में एक यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि यदि ऑटोजोमल प्रॉब्लम होगा
तो 50% चांस है कि बेटी को होगा और 50% चांस है कि बेटा को होगा, और ये यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में सेटिस्फाइड हो रहा है कि 50% बेटा को, यानी एक बेटा को दीजिए तो एक बेटी को भी दीजिए, इसका मतलब बेटा को भी दीजिए और बेटी को भी दीजिए, इक्वल इक्वल, जैसे कि 50%, इस लेकर के ये आपका जो डिग्री हो गया ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो गया। ये ऑटोजोमल कैसे सर जी? ये अभी आपका पहले डोमिनेंट डिसऑर्डर है क्योंकि हर जनरेशन में प्रॉब्लम है, इस जनरेशन में इसको प्रॉब्लम है, इस जनरेशन में इसको प्रॉब्लम है और थर्ड जनरेशन में इसको प्रॉब्लम है, तो हर जनरेशन में प्रॉब्लम, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर हो गया क्योंकि जनरेशन गैप नहीं है। अब ये ऑटोजोमल कैसे है? तो 50% का यहाँ पे डाटा हमको दिख रहा है, इसलिए कि ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, एक्स लिंक आपका डिसऑर्डर हट गया। क्लियर हो गया? यदि एक्स लिंक डिसऑर्डर होता, यदि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता तो 50-50% चांस फॉलो भी हो सकता था और नहीं भी फॉलो हो सकता, लेकिन यदि 50-50 चांस फॉलो हो रहा है तो आप ऑटोजोमल की तरफ ही जाइए, आप ऑटोजोमल की तरफ क्वेश्चन करिए उसका, तब वो आपका जाकर के सही हो जाएगा और क्वेश्चन परफेक्ट आपका बनता है। ये आपका 50-50 का केस दिख गया, इसलिए इसको ऑटोजोमल की तरफ लगे। आप मत दिमाग में ज्यादा लगाने कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा तो भी 50-50% का यदि चांसेस बन रहा है तो आप ऑटोजोमल की तरफ लेके जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका, ये जो आपका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली, ये जो एनसीईआरटी का जो आपका ये वाला पेडिग्री दिया हुआ था आपके बुक में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके नीचे में लिखा हुआ है कि ये जो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट है और एग्जांपल दिया हुआ है माइटोनिक डिस्ट्रोफी का। मैं पिछले वाला जो वीडियो बनाया है या जो आपका इसके पहले वाला जो क्लास है उस क्लास में आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मैं बार बार फोकस करके बोला हूं कि आप इसको दिमाग में बैठा के जाइएगा। माइटोनिक डिस्ट्रोफी करके पेडिग्री यदि लिख दिया और पेडिग्री आपको पकड़ में भी नहीं आ रहा, लेकिन लिखा हुआ है कि माइटोनिक डिस्ट्रोफी है, तो आपको वो भी चीज याद है कि माइटोनिक डिस्ट्रोफी जो है ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो इस पेडिग्री से भी नहीं, वो डायरेक्ट माइटोनिक डिस्ट्रोफी का क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। लेकिन पेडिग्री से आपको पकड़ना सिखा दिया कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का ही है, क्योंकि जनरेशन गैप नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पेडिग्री का बनाने के पहले आप डोमिनेंट और रिसेसिव डिजीज को क्लियर कर लीजिए कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, फिर जब डोमिनेंट है तो एक्स लिंक्ड क्या ऑटोजोमल, तो उसके लिए भी यहाँ पे रूल आपका प्रेजेंट है। सेकेंड पेडिग्री इसका जो दिया हुआ है वो भी पेडिग्री आपको समझाते हैं, अब आप इसको बताइएगा। सेकेंड पेडिग्री में ये एनसीईआरटी का ही पेडिग्री है, फिर मैं कुछ और पेडिग्री आपको दे करके बताऊंगा, क्लियर करूंगा इसको। सेकेंड पेडिग्री आपका जो एनसीईआरटी का है, ये एक मेल लिया नॉर्मल और नॉर्मल फीमेल के बीच में मैरिज हुआ है, इसके जो ऑफस्प्रिंग आए हैं इसमें एक मेल है जो कि नॉर्मल है और एक मेल जो है ये अफेक्टेड मेल है, ये आपको बोल्ड कर दिया, ये अफेक्टेड हो गया, और एक जो फीमेल आई है वो नॉर्मल फीमेल है और एक जो फीमेल आ रही है वो अफेक्टेड फीमेल है, ये दिख रहा होगा, अफेक्टेड फीमेल है, और एक जो मेल आया है वो मेल भी आपका नॉर्मल मेल है, ये भी दिख रहा होगा आपको। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपका ये हो गया, तो इसका मतलब इस पेरेंट के 5 ऑफस्प्रिंग है जिसमें से 2 जो है वो फीमेल है और 3 जो है मेल है, उसमें से एक मेल को प्रॉब्लम है और एक फीमेल को प्रॉब्लम है, तो एक नजर में देखने में तो मेरे को लग रहा है कि ऑटोजोमल प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जाकर के हम क्लियर करेंगे। एक नजर में देखने में लग रहा है। अब इसका जो मैरिज है, इसका मैरिज कराया जा रहा है, इसका मैरिज हो रहा है, तो इसके जो मैरिज हो रहे हैं, यहाँ पे जो मैरिज नॉर्मल मेल से इसका कराया गया, ये मैरिज हुआ, तो इस मैरिज के बाद आपका आया ऑफस्प्रिंग मेल जिसको बीमारी है, और फिर ये फीमेल और ये फीमेल नॉर्मल आपका केस में है। अब यहाँ पे हमको ये दिया हुआ था पेडिग्री एनसीईआरटी का, और इस पेडिग्री से हम लोग को क्वेश्चन बनाने हैं कि ये पेडिग्री जो है ये किसके तरफ जा रहा है, रूल आपके पास में पड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पहले क्या बोला था कि आप ये कंफर्म करिए कि डोमिनेंट डिसऑर्डर है या रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो रिसेसिव ही खोजिए। सबसे पहले रिसेसिव खोजने का तरीका बताया कि पेरेंट को डिजीज नहीं हो और ऑफस्प्रिंग को डिजीज हो, तो यहाँ पे आप देखिए कि पेरेंट को डिजीज नहीं है लेकिन इस ऑफस्प्रिंग को और इस ऑफस्प्रिंग को डिजीज है, तो पेरेंट को डिजीज नहीं है, ऑफस्प्रिंग को डिजीज आ रहा है, इसका मतलब डैम श्योर हो गया। आप डोमिनेंट आप सोचिए भी मत, जब पहला वाला कंफर्म हो जाए डाटा तो आप डोमिनेंट पे दिमाग ही नहीं लगाइए, इसका मतलब ये हो गया कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। पहला सबसे बड़ा काम कर दिया कि डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर में से छांट लिया, तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये कंफर्म हो गया कि रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्लियर हो गया? अब रिसेसिव डिसऑर्डर है तो अब इसमें से रिसेसिव डिसऑर्डर 2 टाइप का हो सकता है, एक होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और एक होगा ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर।
अब यहाँ पे मेरे को केस दिख रहा है कि ये 50-50 का केस यहाँ पे बन रहा है। तो 50-50 का केस यदि यहाँ पे बन रहा है तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि ये ऑटोसोमल की तरफ जा रहा है। किसके तरफ जा रहा है? ये ऑटोसोमल की तरफ जा रहा है। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर की तरफ नहीं जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर की तरफ नहीं जा रहा है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर की तरफ ये जा रहा है या डोमिनेंट की तरफ जा रहा है। तो ऑटोसोमल यहाँ पे आपका पहले क्लियर, ये रेसेसिव डिसऑर्डर है या आपका डोमिनेंट डिसऑर्डर है? तो रेसेसिव डिसऑर्डर है। कैसे पता चल गया? तो यहाँ पेरेंट को डिजीज नहीं, यहाँ ऑफस्प्रिंग को देता, रेसेसिव हो गया। अब रेसेसिव में एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल रेसेसिव? डोमिनेंट नहीं, डोमिनेंट होता तो हर जनरेशन में प्रॉब्लम होता, यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ भी होता, इस जनरेशन में भी होता, लेकिन इस जनरेशन में डिजीज नहीं है, इसलिए करके ये डोमिनेंट में नहीं जा रहे। अब ऑटोसोमल रेसेसिव है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव? तो ये आपका ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। कैसे? तो रूल नंबर 3 बोल रहा है कि यदि आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा, रूल नंबर 3 नहीं, यदि आप रूल नंबर 4 कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर यदि होगा तो 50% चांस है कि डॉटर को होगा और 50% चांस है कि सन को होगा। तो यहाँ पे आपको 50% डॉटर सन को भी है और 50% डॉटर को भी है। तो ये आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इसलिए भी नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इसलिए भी नहीं होगा, आप कंफर्म कर लीजिए। यदि यहाँ पे कंडीशंस को पकड़िएगा, यहाँ पे यदि मेल को प्रॉब्लम हुआ, मेल को प्रॉब्लम हुआ, तो यदि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता, तो यदि मेल को प्रॉब्लम हुआ तो ये संभव था कि फीमेल कैरियर, चूंकि यहाँ पे ब्लैक नहीं है तो फीमेल कैरियर हो जाती है। जैसे एक प्रॉब्लम लेके चल रहा है हीमोफीलिया, फीमेल कैरियर हो जाती, और चूंकि मेल व्हाइट है तो इसको तो डिजीज है ही नहीं, तो इससे ये नॉर्मल एक्स और नॉर्मल वाई वाला होगा। अब इस फीमेल को यदि एक्स लिंक्ड रेसेसिव का डिसऑर्डर है, तो मैं आपको बताता यदि बेटी को एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता तब तो फादर को होना ही चाहिए था। ये भी रूल नंबर कहीं लिखा हुआ होगा, रूल नंबर ये आपका 5th रूल में लिखा हुआ है, इफ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर इज फाउंड इन द डॉटर, यदि डॉटर में होगा, डॉटर, देन फादर विल बी श्योरली अफेक्टेड, फादर श्योरली अफेक्टेड होगा। यानी इसका मतलब हो गया, यदि आप एक्स लिंक्ड मानना चाह रहे हो इसमें कि ये डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड का, तो एक्स लिंक्ड का डिसऑर्डर है तो एक्स लिंक्ड यहाँ पे बेटी को प्रॉब्लम है तो ये तो फादर को अफेक्टेड होना चाहिए, इसको ब्लैक होना चाहिए, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, इसलिए करके ये किधर चला गया? ऑटोसोमल रेसेसिव में चला गया। पहला क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि पहले डोमिनेंट और रेसेसिव को सेपरेट आउट कर लीजिए, फिर उसमें क्लियर करिए कि वो एक्स लिंक्ड का है या ऑटोसोमल का है। तो ये आपको कैसे पता चले? एक तो पहले ऑटोसोमल के सपोर्ट में क्या आया, 50-50% केस, 50 एक बेटे को प्रॉब्लम है, एक बेटी को प्रॉब्लम होती है, तो ऑटोसोमल के सपोर्ट में जा रहा है। दूसरा जा रहा है कि ये एक्स लिंक का प्रॉब्लम नहीं है, एक्स लिंक का प्रॉब्लम यदि होता और वो भी रेसेसिव प्रॉब्लम बता रहा है, तो यदि एक्स लिंक का रेसेसिव प्रॉब्लम होता तो इस बेटी को एक्स लिंक रेसेसिव प्रॉब्लम है, तब तो फादर को होना ही चाहिए था, क्योंकि रूल नंबर 5 आपका बोलता है वो बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बेटी को प्रॉब्लम है और फादर को प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। वन इज कंफर्म्ड कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव का ही। तो किसी भी पेडिग्री को बनाने के पहले क्या करना पड़ेगा? डोमिनेंट रेसेसिव को छांट लीजिए, फिर आप उसमें से जब डोमिनेंट रेसेसिव छट जाएगा, तो जैसे सपोज रेसेसिव आया तो रेसेसिव दो टाइप होगा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर या ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। यदि डोमिनेंट ही आएगा तो दो टाइप का आएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हम करके आपको दे रहे हैं और इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे, लाइव डिस्कशन जब होगा, और इसके बाद होपफुली उम्मीद करते हैं कि हम लोग को कुछ क्लास में बैठने का मौका मिलेगा और क्लासरूम में 5 दिन का भी, 10 दिन का भी टाइम या 20 दिन का भी टाइम मिल जाएगा, सफिशिएंट टाइम होगा वो। हम लोग उस समय बहुत सारे टेक्निक्स है, जिस टेक्निक से पूरे चीज को और भी क्लियर कर लिया जा सकता है, लेकिन उम्मीद तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। लाइव डिस्कशन भी हम लोग कुछ दिन में चालू करेंगे। अभी इसके बाद आप जब क्वेश्चन बना लीजिएगा तो उसमें हम लोग लाइव करेंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद नीट का क्वेश्चन आप पहले बना लीजिए, तब हम लोग उसको क्लियर करेंगे। आइए, एक यहाँ से हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, ये ऐसा आपका है और ये इस तरीके से मैरिज हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके 2 ऑफ स्प्रिंग आए, एक ऑफ स्प्रिंग में मेल को बीमारी हो गया और इसका मैरिज हुआ यहाँ पे, और इस जगह पे इसके 2 ऑफ स्प्रिंग आए, 2 ऑफ स्प्रिंग आए और इसका भी मैरिज हुआ यहाँ पे, इससे 3 ऑफ स्प्रिंग आया, 3 ऑफ स्प्रिंग आया और ये दिख रहा होगा, और फिर यहाँ पे इसका मैरिज हुआ,
यहाँ पे मैरिज हुआ, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो दिखने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि ये आपका मैरिज हुआ, तो यहाँ से ये आपका मेल चाइल्ड आया, ये फीमेल चाइल्ड आया और ये फीमेल चाइल्ड आया। क्लियर? अब इस फीमेल का मैरिज हुआ तो यहां से फिर दो चाइल्ड आया, एक चाइल्ड को एक मेल चाइल्ड आया जिसको कि डिजीज हो गया और दूसरा फीमेल चाइल्ड आया जिसको कि डिजीज नहीं हुआ। दिख रहा होगा। अब यहां से आइए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे को दिया है, अब इसमें हमको क्लियर करना है कि ये किसका पेडिग्री है। ये सबसे पहले इस पेडिग्री को बनाने के पहले डोमिनेंट और रिसेसिव क्लियर करिए। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में रिसेसिव क्लियर हो गया तो समझ जाइए कि आपको फिर बाकी दिमाग लाने की जरूरत नहीं। तो ये डिसऑर्डर रिसेसिव का दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये जनरेशन यदि आप लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, यदि आप जनरेशन लिखते हो तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, ये आपका हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये आपका हो जाएगा सेकेंड जनरेशन, और ये जो आपका नीचे वाला जो सभी है ये आपका हो जाएगा थर्ड जनरेशन, ये हो जाएगा थर्ड जनरेशन, और ये वाला जो आपका हो गया ये हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। क्लियर हो गया? फोर्थ जनरेशन। अभी यहां हो गया ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये सभी थर्ड जनरेशन, और इसके बाद थर्ड जनरेशन का जो मैरिज होगा वो फोर्थ जनरेशन होगा। ये तो मेंडल में भी हम लोग क्लियर कर रखे हैं। अब यहां से आप आइए कि ये आपका दिख रहा है कि फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट को डिजीज नहीं है लेकिन सेकेंड जनरेशन के मेल को डिजीज आया, तो सबसे पहले ये कंफर्म हो गया कि रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव हो गया तो डोमिनेंट में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब रेसेसिव डिसऑर्डर है तो आप कंफर्म करना है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है या ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले ऑटोसोमल के लिए 50-50 का केस बोला, वैसा कोई केस हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे इसको भी बीमारी होता है, इसको भी बीमारी होता है, तब सोचा जा सकता है 50-50% का केस। चलिए नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं लेके चलूंगा, ऑटोसोमल भी सोचूंगा, एक्स लिंक भी सोचूंगा। अब एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर को पहले कंफर्म करते हैं, तब यदि ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तब ऑटोसोमल पे। ऑटोसोमल ऐसे देख के भी नहीं लग रहा क्योंकि 50-50 का केस हमको नहीं मिल रहा, तो एक्स लिंक पे सोचते हैं। एक्स लिंक पे यदि आप सोचिएगा तो यहाँ पे देखिए क्रिस क्रॉस मिल रहा है आपको। यहाँ क्या हो गया, इस मेल को प्रॉब्लम है, इस फीमेल को प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, फिर इस मेल को प्रॉब्लम आ गया तो क्रिस क्रॉस हो गया। इस मेल को प्रॉब्लम है, इस फीमेल में प्रॉब्लम नहीं आया, और इस मेल को प्रॉब्लम आ गया। मैं बोला था क्रिस क्रॉस, यदि इस तरह का पेडिग्री आपको मिले तो ये क्रिस क्रॉस शो कर रहा है। तो ये क्रिस क्रॉस शो करने के कारण क्या हो गया, ये रेसेसिव डिसऑर्डर तो है ही, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट को डिजीज नहीं है और स्प्रिंग में डिजीज आ रहा है, तो ये पहले रेसेसिव हो गया। रेसेसिव में दो कंडीशन हो सकता है, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। ऑटोसोमल छट रहा है क्योंकि 50-50 का केस नहीं मिला, इसको भी बीमारी होता तो एक फीमेल को बीमारी एक मेल को बीमारी, तब सोच सकते थे कि ऑटोसोमल जा सकता था। तो चलिए ऑटोसोमल छट रहा तो हम एक्स लिंक पे दिमाग लगाते हैं। एक्स लिंक ये देख के पता चल रहा है कि मेल को प्रॉब्लम है और फिर इस फीमेल को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यानी इसके बेटी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, फिर इस बेटी के बेटा को प्रॉब्लम आ रही है। क्रिस क्रॉस शो कर रहा है, ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ही है, इसमें कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप पेडिग्री का क्वेश्चन बनाइएगा, बनाने के बाद जब आप लाइव डिस्कशन करेंगे तो फिर वहां पे हम लोग बात करेंगे इसमें। क्लियर? इसको कर लीजिएगा। अभी आपका इनहेरिटेंस जो हम लोग पढ़े तो एक मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़े, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में एक आता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ध्यान से देखिएगा, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? लेकिन मेंडल का जो जेनेटिक्स है वो क्वालिटेटिव है, वो क्वांटिटेटिव नहीं है, वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या अंतर है? तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो होता है उसको आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हो, उसको आप बोलते हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, आप उतना नहीं पूछता है, इसलिए कि हम आपको उतना दूर बता दे रहे हैं जहां से कि क्वेश्चन पूछेगा भी तो आपसे बन जाएगा। मैं बोला कि दो तरह का इनहेरिटेंस है, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, और मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो आप बात कर रहे हो अभी वो आपका क्वालिटेटिव है, और जो नॉन मेंडेलियन में जा रहा है वो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ये मैं आपको बता रखा हूं कि पॉलीजेनिक का मतलब हो गया बहुत सारा जीन मिलके एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है। तो इसका जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपका हो जाएगा, ये क्लियर दिख रहा होगा हम उम्मीद करते हैं। ये एग्जांपल आपका हो गया स्किन कलर ऑफ द ह्यूमन, स्किन कलर ऑफ द ह्यूमन। और जो स्किन का कलर है ह्यूमन का, आप देखोगे कि वो कलर अलग अलग टाइप का होगा, एकदम गोरा,
एकदम व्हाइट, मिल्की व्हाइट और एकदम ब्लैक, ऐसा नहीं है। बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट है, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट आ रहा है। एकदम गोरा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। गोरा का मतलब फेयर, एकदम फेयर है, उससे फिर कम फेयर, उससे कम फेयर, उससे कम फेयर, उससे कम फेयर, उससे कम फेयर, मतलब एक ग्रेडियंट मिल रहा है आपका। एकदम ब्लैक है, उससे कम ब्लैक, उससे कम ब्लैक, उससे कम ब्लैक, उससे कम ब्लैक, उससे कम ब्लैक और फेयर। इसका मतलब एक ग्रेडियंट मिल रहा है। तो यदि आपको ग्रेडियंट मिले, यदि आपको ग्रेडियंट मिले, इस तरीके से ग्रेडियंट यदि आपको मिले, तो आप समझ जाइए कि वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है और वो आपका क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। लेकिन यदि ऐसा मिले कि एक एकदम टॉप पे हो और एक एकदम बॉटम पे हो, एक एकदम ब्लैक हो और एक एकदम व्हाइट हो, तो इसका मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएट यदि आपका नहीं आ रहा है, यानी ये आपका क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। मतलब दो ही कॉन्ट्रास्टिंग हो सकते हैं इसमें, क्वालिटेटिव में दो ही कॉन्ट्रास्टिंग होगा, या तो रेड फ्लावर या तो व्हाइट फ्लावर, या तो वायलेट फ्लावर या तो व्हाइट फ्लावर, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं। या तो रेड है मेंडल में, या तो रेड फ्लावर आ रहा था या तो व्हाइट आ रहा था, बीच में कोई पिंक थिंग का कोई कॉन्सेप्ट मेंडल में नहीं आता है, पोस्ट मेंडलियन के कॉन्सेप्ट में जाता है। तो इसका मतलब यदि इंटरमीडिएट नहीं आ रहा, ये इस दोनों के बीच में नो इंटरमीडिएट, कोई दूसरा इंटरमीडिएट कलर इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है और ये मेंडलियन इनहेरिटेंस है। लेकिन यदि कोई इंटरमीडिएट आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है और उसी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल हो गया स्किन का कलर, और ये स्किन के कलर जो है ये 3 जीन से कंट्रोल होता है, ए जीन, बी जीन और सी जीन। क्लियर हो गया? और ये 3 जीन से कंट्रोल हो रहा था। तो स्किन के कलर जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। दूसरा आपका हो जाएगा ह्यूमन का हाइट। आप ह्यूमन का हाइट भी यदि देखते हो, तो ह्यूमन के हाइट का केस का यदि तुम बात करोगे, तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत लंबा एक बहुत छोटा, बीच में कोई नहीं, ऐसा नहीं है। आप यदि करोगे तो इसी तरीके से ग्रेडियंट मिलेगा। इसलिए ह्यूमन का जो हाइट भी है वो भी आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। फिर आ जाइए कोरोला का, जो क्लोरेला का साइज यानी कोरोला का लेंथ, जो क्लोरेला होता है आपके फ्लावर में, आपको पढ़ा रखा हूं मैं, जो कि कलर के लिए, तो उसका जो लेंथ होता है टोबैको के केस में, उसका लेंथ, कोरोला का लेंथ जो होता है टोबैको के केस में, ये आपका क्या शो कर रहा है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और ये आपका क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस शो करता है। और नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे तीन एग्जांपल अभी तक बताया, एक बताया स्किन का कलर, एक बताया आपका ह्यूमन का हाइट, और तीसरा बताया कोरोला लेंथ, ये लेंथ लिखा हुआ, कोरोला लेंथ ऑफ टोबैको। और नेक्स्ट आपका हो गया कि कैरनल कलर ऑफ व्हीट, यानी जो व्हीट का जो आपका दाना देखते हो, उस दाने का अलग अलग कलर होता है, वो जो अलग अलग कलर होगा वो भी आपका क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पकड़ने का तरीका ये है कि उसमें टॉप और बॉटम केवल नहीं होता है, टॉप और बॉटम के बीच में इंटरमीडिएट बहुत सारे आते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव है, जिसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, जिसमें ग्रेडियंट मिलेगा, जिसमें क्या मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा, आपको ग्रेडियंट मिलेगा। लेकिन क्वालिटेटिव में कभी भी ग्रेडियंट नहीं मिलेगा, एक टॉप मिलेगा और एक आपको बॉटम मिलेगा। क्वालिटेटिव की एक और खासियत है कि क्वालिटेटिव में एक भी डोमिनेंट यदि एलील आ गया तो पूरा का पूरा कैरेक्टर एक्सप्रेस कर जाएगा। एक भी डोमिनेंट एलील यदि आ जाएगा तो पूरा का पूरा कैरेक्टर एक्सप्रेस है। जैसे ये दोनों डोमिनेंट था तो भी टॉल था, और सपोज यदि 5 फीट का टॉल है, तो ये भी आपका एक डोमिनेंट एलील आया फिर भी ये टॉल होगा, और इसकी भी हाइट जो होगी ये 5 फीट होगी। मतलब ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 को कैपिटल टी था तो ये 10 फीट नहीं हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी से लेना देना। यदि कैपिटल टी आ गया तो प्लांट टॉल हो जाएगा और लेंथ सेम होगी। यहाँ पे सिंगल कैपिटल टी है तो भी ये आपका टॉल है और 5 फीट का ही है, और 2 कैपिटल टी है तो भी ये 5 फीट का। यही चीज यदि क्वांटिटेटिव में होता तो ये 2 कैपिटल टी आया था ये 10 फीट हो जाता, और ये एक सिंगल कैपिटल टी आया था तो ये 5 फीट का होता। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक भी डोमिनेंट एलील पूरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा देता है, एक भी डोमिनेंट एलील पूरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील था पूरा कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर, लेकिन
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कभी भी एक डोमिनेंट एलील पूरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करा सकता है, टोटल डोमिनेंट एलील होगा तभी पूरा कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल कॉमन आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल लेके चलता हूं स्किन कलर के लिए। स्किन कलर के लिए 3 आपके पास में जीन है ए, बी और सी। यदि इसका फुल स्किन कलर का एक्सप्रेशन लाना है तो आपको तीनों जीन का डोमिनेंट एलील लिखना पड़ेगा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तब फुल एक्सप्रेशन ऑफ द स्किन कलर होगा और ये एकदम डार्क ब्लैक होगा। ये जो कलर होगा ये डार्क ब्लैक कलर का होगा और ये तीनों जीन का डोमिनेंट टोटल डोमिनेंट एलील लिए तब जाकर के। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसा कोई बैठता नहीं है लेकिन मैं आपको बैठा के सिखाता हूं। यहां पे जैसे मान लीजिए कि एक कैपिटल ए 10 मान लीजिए कि ग्राम में बोल दिए, बहुत ज्यादा हो गया लेकिन बोल दिए आपको समझाने के लिए कि एक डोमिनेंट एलील 10 ग्राम मेलानिन का फॉर्मेशन कर रहा है। मैं आपको हाइपोथेटिकल समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कोई डाटा होता नहीं है, ये बहुत बड़ा डाटा हो गया तो आपको समझाने के लिए। तो ये 10 ग्राम मेलानिन ये बना रहा है, 10 ग्राम ये बनाएगा, 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 क्योंकि ऑल आर डोमिनेंट एलील, यानी 60 ग्राम मेलानिन यहां पे बना। क्लियर हो गया। अब यदि डोमिनेंट एलील को कम करना शुरू करते हैं तो पहले ए वाले का कम कर दिए, अब यहाँ पे टोटल कितने डोमिनेंट एलील हो गए, तो यानी एक डोमिनेंट एलील 10 ग्राम बना रहा था, अब यहाँ पे डोमिनेंट एलील होगा 1 2 3 4 और 5, तो यानी यहाँ पे आपका 50 ग्राम मेलानिन बनेगा। तो ये 60 ग्राम मेलानिन है तो मेलानिन के कारण कलर ब्लैक होता है, तो 60 ग्राम वाला ज्यादा ब्लैक हो गया और 50 ग्राम वाला उससे कम ब्लैक हुआ। इसी तरीके से यदि आप क्या कीजिए डोमिनेंट एलील का नंबर को कम करते चले जाइए तो ये आपका मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा और एक समय यदि पूरा रिसेसिव आपका हो गया तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 0 ग्राम मेलानिन हो गया और ये कलर एल्बिनिज्म हो गया, एल्बिनो कलर हो गया, व्हाइट कलर हो जाए, ये आपका व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहां पे क्या होता है कि यदि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा और 3 जीन के द्वारा यदि कैरेक्टर कंट्रोल होगा तो इसका फिनोटिपिक रेशियो होगा। यहाँ पे यदि आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, क्लियर करिएगा, दिख रहा होगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है और 3 जीन के द्वारा यदि स्किन का कलर कंट्रोल हो रहा है तो इसका फिनोटाइप होगा 1:6:15। क्लियर हो गया, 1:6:15। फिर क्या कीजिए इधर से जैसे ऐसे लिखे, ध्यान से देखिएगा 1 6 15, फिर इधर से लिखिए 1 6 15, अब बीच में 20, यानी इधर से जो 1 6 15 याद किए तो इधर से भी कर दीजिए 1 6 15 और बीच में 20, तो ये हो गया 1:6:15। फिर यहाँ पे हो गया 20, तो फिर यहाँ पे उल्टाइएगा, इसको उल्टा दीजिएगा, तो यहाँ से फिर यहाँ से इसको उलटिए, तो इधर से उलटिए तो ये 15 इधर 15 हो गया, फिर इधर क्या हो गया, इधर 6 हो गया, फिर क्या हो गया, इधर 1 हो गया, इधर से 1:6:15, फिर इधर से कीजिए 1:6:15, अब बीच में केवल आप 20 लिख दीजिए। तो जो चीज इधर लिखे उसी को उलट के इधर लिखिए, इधर से लिखिए 1:6:15, तो इधर से भी लिख दिया 1:6:15, अब बीच में 20 कर दिए। यहां से क्या हो गया कि 1:6:15, 1:6:15, बीच में 20 हो गया, यानी 3 जीन के द्वारा यदि कोई कैरेक्टर कंट्रोल होगा तो उसका फिनोटिपिक रेशियो होगा 1:6:15 और फिर इधर से 1:6:15, बीच में 20 होगा। यदि आपका 2 जीन के द्वारा कंट्रोल होगा कोई कैरेक्टर, यदि कोई कैरेक्टर 2 जीन से कंट्रोल हो, यदि 2 जीन से कोई कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, सपोज डेट वो एक्स और ये आपका वो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है डी और ई के मदद से कंट्रोल हो रहा है, तो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, दिस वन इज द फिनोटिपिक रेशियो, तो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 1:4, फिर इसको उलट के लिखिएगा, तो यहां से फिर उलटिएगा तो इधर से 1:4, अब बीच में हो जाएगा 6, तो 1:4 इधर भी लिख दिया, 1:4 इधर भी लिख दिया, बीच में लिख दिया 6। तो यानी 2 जीन के द्वारा यदि कंट्रोल होगा कोई कैरेक्टर तो वो आपका रेशियो फिनोटिपिक रेशियो होगा 1:4:6:4:1, यानी 1:4:1:4, अब बीच में 6। यदि 3 जीन से कंट्रोल होगा तो 1:6:15, 1:6:15, बीच में 20। ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की केस का बात। और क्वालिटेटिव में तो एक ही, ये तो क्वालिटेटिव अभी तक जो भी पढ़े मेंडेलियन सब तो क्वालिटेटिव ही था, ये क्वालिटेटिव का केस था। अब यहाँ पे स्किन कलर जो है ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है और ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी इसको बोलते हैं। इसमें ग्रेडियंट मिलेगा, इसमें ग्रेडियंट नहीं मिलेगा।
बस इतना ही हमको जानना है। पहले इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था तो बहुत सारा चीज बताया जाता था, अभी इससे उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते कि स्किन कलर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि स्किन का कलर जो है वो आपका कितने जीन से कंट्रोल हो रहा है, तो 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है। क्लियर हो गया, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। आइए अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, क्या इस जगह पे ये आपको ब्रीफ कर दिया। अब दूसरी जगह से बात करते हैं कि ये अभी जो आपने मेंडल का जो जेनेटिक्स पढ़ा है वो इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन, ध्यान से देखिएगा। मेंडल का जो जेनेटिक्स पढ़ा है, मेंडल का जो जेनेटिक्स आपने पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। मेंडल जो बेसिक लगाया, मेंडल जो किया, मेंडल का जो इंटरेक्शन था, मेंडल जो जेनेटिक्स को डील किया, तो मेंडल का जेनेटिक्स जो था वो इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन था, इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। अब देखिए हम आपको एक ही लाइन बोलते हैं, इंट्रा का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि इसका मतलब होता है विद इन। कहीं भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जहां भी इंट्रा वर्ड आएगा इसका मतलब विद इन होगा, यानी उसके अंदर की बात होगी। तो मेंडल इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन का बात किया है, तो इंट्रा एलिलिक है क्या, तो एक जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म थे उसके बीच के इंटरेक्शन का बात किया, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी एक जीन के ही एलील के बीच का बात किया है, इसलिए करके इसको बोलते हैं इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन हमेशा ये बताता है कि एक ही जीन का दोनों एलील होना चाहिए, तो एक ही जीन के अंदर हो गया, विद इन हो गया, ये जो एलील है इसी जीन के अंदर का एलील है, इसलिए करके इसको इंट्रा एलिलिक बोलते हैं। ये एक ही जीन के एलील है, इसलिए इसको इंट्रा एलिलिक यानी विद इन द जीन, विद इन द जीन का बात कर रहे हैं। अब विद इन द जीन हो गया, यहाँ पे इंट्रा एलिलिक का मतलब हो गया कि विद इन द जीन आप इंटरेक्शन का बात कर रहे हो। ये एक ही जीन का एलील है और वो जीन आपका है हाइट का जीन, तो हाइट के जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म है और इसके बीच का इंटरेक्शन यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो ये इंटर एलिलिक इंटरेक्शन होगा, जो कि मेंडल किया था। क्लियर हो गया। अब इंटर एलिलिक इंटरेक्शन क्या होता है, अब यहां नाम से पता चल रहा है इंटर एलिलिक, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, या इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ये क्या करेगा, तो बिटवीन जीन यानी दो डिफरेंट, बिटवीन जीन मतलब 2 जीन हो गया, 2 जीन के एलील के बीच यदि इंटरेक्शन है, 2 जीन का एलील यदि आपस में इंटरेक्ट कर रहा है तो वो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा। यानी जीन अलग अलग होना चाहिए, यदि जीन यदि सेम होगा तो कभी भी इंटर एलिलिक नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया। यानी एक जीन दूसरे जीन के एलील को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये ए जीन है और ये बी जीन है और ए जीन बी जीन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये आपका इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन है कि इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है। तो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है क्योंकि 2 जीन के बीच में। लेकिन यदि एक ही जीन का अल्टरनेट फॉर्म है, ये दोनों सेम क्रोमोसोम में सेम पोजीशन पे ये अल्टरनेट फॉर्म मिला, तो ये दोनों आपस में एक ही जीन के एलील है, तो एक जीन के बीच ये इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए करके ये इंट्रा एलिलिक कहलाएगा, जो कि मेंडेलियन आपका जेनेटिक्स में चर्चा किया गया। और ये इंटर एलिलिक इंटरेक्शन जो है ये नॉन मेंडेलियन इंटरेक्शन है। इसमें बहुत सारे इंटरेक्शन आते हैं जो मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन पहले ये क्लियर कर लीजिए कि इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन होगा तो इंटर मतलब बिटवीन होगा, बिटवीन जीन होगा, यानी 2 डिफरेंट जीन के बीच में होगा, और 2 डिफरेंट जीन के बीच का मतलब ये हो गया कि 2 डिफरेंट एलील के बीच भी हो गया, 2 डिफरेंट जीन हो गया तो 2 डिफरेंट एलील के बीच का इंटरेक्शन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। कोई डाउट नहीं है। और इंट्रा वाला जो होगा वो सेम जीन के बीच होगा और वो एक ही जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म के बीच में इंटरेक्शन होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब इसको डील करते हैं, ये तो आपका डील हो ही गया है बहुत सारा, अब इसको डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो वो आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, ये जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, इंटर स्पेसिफिक इंट्रा एलिलिक इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, ये इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कौन कौन सा इंटरेक्शन शो करता है, कौन कौन सा जो इंटरेक्शन है वो इंटर एलिलिक, इंटर मतलब 2 जीन के बीच में या एक जीन के अंदर, 2 जीन के बीच में, यानी 2 डिफरेंट जीन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। ये चूंकि क्रोमोसोम सेम है लेकिन इसका पोजीशन और इसका पोजीशन उस क्रोमोसोम पे अलग है, इसलिए करके ये दोनों अलग अलग जीन हो जाएगा। ये 1 नंबर क्रोमोसोम है और ये भी 1 नंबर क्रोमोसोम है, तो अभी यदि स्मॉल ए और स्मॉल बी आ गया तो ये दोनों
आपस में अलग अलग जीन हो गए और अलग अलग जीन के एलील हो गए, लेकिन ये दोनों फिर आपस में एक ही जीन के अल्टरनेट फॉर्म हो गए। नहीं समझ में आया? ये दोनों का पोजीशन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो जैसे एक क्रोमोसोम पे पोजीशन उसका अलग होगा, जीन बदल गया, यहां पे भी ये दोनों का पोजीशन अलग अलग हो गया, लेकिन ये भी क्रोमोसोम एक है, ये भी क्रोमोसोम एक है, तो इस पोजीशन पे भी कैपिटल ए है और इसी क्रोमोसोम के एक नंबर क्रोमोसोम पे इस पोजीशन पे स्मॉल है, तो इसलिए कि ये दोनों आपस में एलील हो गया। फिर ये दोनों आपस में एलील हो गया, तो ये दोनों आपस में एलील है, फिर ये दोनों आपस में एलील है, फिर ये दोनों आपस में एलील है, तो दोनों आपस में एलील है, ये भी एलील है, ये भी एलील, लेकिन ये दोनों फिर आपस में नॉन एलील है और ये दोनों भी आपस में नॉन एलील है। तो इस दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होगा और इंटर एलिलिक इंटरेक्शन होगा। ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को ही इंटर एलिलिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इंटर मतलब बिटवीन, दो जीन के बीच में। ये भी नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, लेकिन इस दोनों के बीच यदि इंटरेक्शन होगा तो एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा और मेंडेलियन इंटरेक्शन कहलाएगा। इस दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा तो ये भी एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा और मेंडेलियन इंटरेक्शन कहलाएगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो यहाँ पे फिर से क्लियर करेंगे इसको। ये क्लियर है आपका, कोई डाउट इसमें नहीं है? तो ये आपका ए और बी के बीच यदि इंटरेक्शन बोले तो कैसा होगा, एलिलिक या नॉन एलिलिक? एलिलिक या नॉन एलिलिक? तो नॉन एलिलिक, इंटर एलिलिक या इंटर एलिलिक? इंटर एलिलिक। नॉन एलिलिक को हम लोग बोलते हैं इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। और आप यदि यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी का बात कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में अलग अलग जीन हो गए, तो इसके एलील है, अलग अलग जीन के एलील है, ये भी नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है और इसी को आप बोलते हो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। फिर ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे ए है और उसी क्रोमोसोम नंबर 1 पे उसके अपोजिट साइड में स्मॉल है, ये दोनों एक जीन हुआ क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम है, पोजीशन भी सेम है, लोकेशन भी सेम है, इसके दोनों एक ही जीन का एलील हुआ और इसके बीच यदि इंटरेक्शन होती है एलिलिक इंटरेक्शन या इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन भी आप इसको बोलते हो, इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। क्लियर हो गया? और ये भी आपका इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन होगा, तो ये आप क्लियर करिएगा। नहीं होता तो एक बार हम यहाँ पे फिर साफ साफ लिख करके आपको क्लियर करते हैं। ये अभी आपका यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। यहाँ पे एक जीन जो है वो आपका हाइट का जीन है या कोई भी जीन मान लीजिए, उसके अल्टरनेट फॉर्म इस ए यहाँ प्रेजेंट है, उसके अल्टरनेट फॉर्म यहाँ पे स्मॉल ए प्रेजेंट है। इधर आपका दूसरा जीन हो गया, दूसरा जीन इसलिए क्योंकि एक नंबर क्रोमोसोम पे इस जगह पे यदि कोई होता तब तो वो ए ही होता, लेकिन इस जगह पोजीशन से इस जगह पोजीशन पे आ गया, इस जगह ये डिफरेंट जीन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी स्मॉल बी हो गया तो ये आपका डिफरेंट जीन हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये दोनों आपस में सेम जीन के अल्टरनेट फॉर्म होंगे क्योंकि इसका पोजीशन सेम है और क्रोमोसोम नंबर भी सेम है। ये दोनों फिर आपस में सेम जीन के अल्टरनेट फॉर्म होंगे क्योंकि दोनों का क्रोमोसोम नंबर 1 है और दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है, इसलिए दोनों आपस में एलील होंगे। ये भी एलील होगा और ये दोनों भी आपस में एलील, तो इसके बीच यदि इंटरेक्शन होगा तो ये इंटरेक्शन एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा, एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा। और ये जो एलिलिक इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन जो होगा इसी को आप बोलते हो क्या, इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन। इंट्रा मतलब होता है विद इन ए जीन, तो ये एक ही जीन के अल्टरनेट फॉर्म है, ये एक जीन हो गया उसी का अल्टरनेट। एक जीन के अंदर यदि इंटरेक्शन है तो इंट्रा एलिलिक, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा तो ये भी इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा, कोई डाउट नहीं। अब इसके बीच में यदि इंटरेक्शन हो जाए कैपिटल ए कैपिटल बी या स्मॉल ए स्मॉल बी या कैपिटल ए स्मॉल बी, इसका ये भी इंटरेक्शन क्लियर। और ये भी इंटरेक्शन यदि आपका हो जाए, यानी ये भी इंटरेक्शन हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर मैं आपको चेंज कर रहा हूं, यहां पे क्लियर करिएगा। ये आपका ये यहाँ पे क्लियर करिएगा इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। तो पहला तो ये हो गया, ये तो आपको क्लियर दिख रहा है ए और बी के बीच में इंटरेक्शन। फिर ये क्लियर दिख रहा है ए और बी के बीच में इंटरेक्शन, अल्फाबेट चेंज, जीन चेंज, पहले भी बता रखा हूं। अब ये ए और इस बी के बीच भी इंटरेक्शन, तो अल्फाबेट चेंज हो गया तो जीन चेंज हो गया, तो ये भी नॉन एलिलिक हो जाएगा। और इसके बीच भी इंटरेक्शन होगा तो ये भी नॉन एलिलिक होगा। तो सारे नॉन एलिलिक को मैंने ब्लू से कर दिया। ये जो ब्लू वाला कलर से जो इंटरेक्शन दिखा रहे हो ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है, और या इसको बोल सकते हो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। तो ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो यानी 1
2, 3 एंड 4 ये शो कर रहा है इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। इसको नॉन मेंडेलियन बोलेंगे कि मेंडेलियन बोलेंगे? नॉन मेंडेलियन, क्योंकि मेंडेलियन इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन को दिखाया। ये एलिलिक इंटरेक्शन या इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन ये आपका मेंडेलियन इंटरेक्शन है। ये क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। इसमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है वो आता है एग्जाम्पल। ये इंटर एलिलिक इंटरेक्शन में पहला एग्जाम्पल आपका हो गया ईपीएस्टेटिस, पहला एग्जाम्पल हो गया ईपीएस्टेसिस। ईपीएस्टेसिस, ये जो ईपीएस्टेसिस होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस, डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस, डोमिनेंट, और दूसरा होता है रिसेसिव। और दोनों का फिनोटिपिक डाटा अलग अलग होता है। एक हो गया आपका ईपीएस्टेटिस और एक आपका हो जाएगा रिसेसिव ईपी। तो ईपीएस्टेटिस दो टाइप का, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। इसमें कैसे आप डाटा को पुट करोगे ध्यान से देखिए। जैसे यहां पे मैंने दो जीन लिया, एक जीन लिया ए और एक जीन लिया बी। अच्छा, ए का अल्टरनेट फॉर्म ले लिया तो एलील हो गया, बी का अल्टरनेट फॉर्म ले लिया तो एलील हो गया। डोमिनेंट ईपीएसटी बनाना होगा तो इसमें यह दिखाना पड़ता है कि डोमिनेंट एलील जो है, डोमिनेंट एलील जो है वो दूसरे जीन के, डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के एलील के एक्सप्रेशन को दबा दिया। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जो डोमिनेंट एलील है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा दिया, डोमिनेंट को भी दबा दिया और रिसेसिव को भी दबा दिया। यदि डोमिनेंट एलील के द्वारा दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा दिया जाए तो ये कहलाएगा डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस। तो रिसेसिव तो आप अपने बता सकते हैं, कैसे बोलिएगा? तो रिसेसिव एलील के द्वारा यदि दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? रिसेसिव ईपीएस्टेसिस। क्लियर हो गया? अभी हम लोग पढ़ रहे थे, आवाज क्लियर? अभी हम लोग पढ़ रहे थे इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। इंटर एलिलिक इंटरेक्शन में पहला केस लिया हमने ईपीएस्टेटिस। ईपीएस्टेटिस इंटर एलिलिक जैसे बोले तो इसका मतलब हो गया कि दो डिफरेंट जीन के एलील के बीच इंटरेक्शन, क्योंकि इंटर में होता बिटवीन। तो दो डिफरेंट जीन का जो एलील होगा उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा। क्लियर? जो कि हमने चार्ट आपको यहाँ पे बना के दिखाया। अल्फाबेट चेंज मतलब जीन चेंज। अभी यहाँ पे ए है और ये भी ए है, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों सेम जीन के अल्टरनेट फॉर्म हुए। ये आपका बी है और ये भी बी है, इसका मतलब ये सेम जीन के अल्टरनेट फॉर्म हुए। इस कैपिटल बी और इस स्मॉल बी के बीच जो इंटरेक्शन होगा ये इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा। इंट्रा मतलब हो गया विदिन। तो एक जीन के अल्टरनेट फॉर्म के बीच में यदि उसके अंदर यदि इंटरेक्शन होता है तो वो इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन कहलाएगा। कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच जो इंटरेक्शन होगा इंट्रा एलिलिक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने में ये आ रहा है कि एक जीन का डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा दे रहा है। यदि ये जो एलील था इसका यदि एक्सप्रेशन यदि एक्स होता, एक्सप्रेशन यदि एक्स होता तो कैपिटल ए क्या करता है? इस एक्स वाले एक्सप्रेशन को दबा देता। तो डोमिनेंट एलील के द्वारा दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा दिया जा रहा है, इसलिए करके ये कहलाएगा डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस। ये कहलाएगा डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस। और ये जो डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस हो गया इसका जो रेशियो होगा ये रेशियो आपका होगा 12:3:1, यानी डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही। जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का टोटल जोड़ कितना आता था? 16। उसी तरीके से यहाँ भी जोड़ करके 16 ही पूरना चाहिए। तो 12 हो गया इधर, तो 12 इधर हो गया 3, तो 15 1 16। तो इसका हो गया 12:3:1। तो यदि फिनोटिपिक रेशियो 12:3:1 आ रहा है, ये एक तरह का डायहाइब्रिड क्रॉस ही है। लेकिन इस डायहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो हम लोग का मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा था वो आ रहा था 9:3:1। तो ये तो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो था। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो जो मेंडल का था वो था 9:3:1। लेकिन यहाँ पे जैसे डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस हुआ तो ये 9 और 3 मिलकर के 12 हो गया और अब डाटा हो गया 12:3:1।
तो पूरा डिटेल मैं नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो यहाँ पे डिटेलिंग होता है कि किस तरीके से वो दबाया, तो इसका भी जो फिनोटाइप आया वो इसी से मैच कर गया। ये जो 3 प्लांट आपका आ रहा था तो उसका भी फिनोटाइप क्या हुआ, जो डोमिनेंट वाला फिनोटाइप था उससे मैच कर गया। तो 9 ये पहले से था और 3 इसका भी मैच उससे कर गया, तो 9 3 कितना हो गया 12, तो 12:3:1 हो गया। तो डाउट नहीं है, ये डोमिनेंट एपिस्टेटिस का केस हो गया। अब रिसेसिव एपिस्टेटिस होगा तो उसमें क्या होगा कि इस जगह पे कंडीशन क्या हो जाएगा कि अब एक जीन का रिसेसिव एलील और दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा दे। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ए वाला ही दबा देगा, बी वाला भी दबा सकता है, यानी बी वाला यहां से जो रिसेसिव एलील बी का है ये इसको इसके ए वाले के एक्सप्रेशन को दबा दे। तो ए वाला का एक्सप्रेशन यदि रिसेसिव एलील के द्वारा यानी दूसरे जीन के रिसेसिव एलील के द्वारा यदि दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा दिया जाए तो ये कहलाएगा रिसेसिव एपिस्टेटिस। और ये जो रिसेसिव एपिस्टेटिस होगा, रिसेसिव एपिस्टेटिस होगा, इसका डाटा जो होगा ये होगा 9:3:4। अब देखिए इसी से बनाएंगे हम लोग। तो इससे कैसे बनेगा, तो आ रहा है 9:3:4। तो इसमें जो रेसेसिव एपिस्टेटिस होता है, रेसेसिव एलील के द्वारा ये दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबाया गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो एक है प्लांट मेंडल का डायबिट क्रॉस में जो ये एक प्लांट है, इसका भी फिनोटाइप इसके फिनोटाइप से मैच कर गया, इसके फिनोटाइप से मैच कर गया। अब जो डाटा आया ये 9 का तो 9 रह ही गया और ये 3 का 3 रह गया और ये दोनों एक जैसा हो गया, इसलिए करके 4 हो गया। इसलिए रेसेसिव एपिस्टेटिस का डाटा हो गया 9:3:4। यानी मेंडल के ही डायब्रिड क्रॉस से ही ये डाटा लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डाटा आ रहा है ये 2 डिफरेंट जीन के बीच में आ रहा है और यहाँ पे एक ही जीन के 2 एलील के बीच का इंटरेक्शन। यहाँ पे एक जीन के बीच जो 2 एलील था उसका इंटरेक्शन था, लेकिन 2 कैरेक्टर लेकर के आप चल रहे थे। 2 कैरेक्टर लेके चल, जैसे आप लेके चल रहे थे हाइट, जैसे आप लेके चल रहे थे हाइट के साथ में कलर, 2 कैरेक्टर। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये अलग बात है कि कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा रहा था और कैपिटल आर स्मॉल आर को दबा रहा था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि स्मॉल टी जो है ये स्मॉल टी जो है ये कैपिटल आर के कैरेक्टर को दबा दिया या स्मॉल आर के कैरेक्टर को दबा दिया, ऐसा हुआ ही नहीं था। क्योंकि मेंडल कभी भी 2 डिफरेंट जीन के बीच इंटरेक्शन नहीं बता रहा था, वो एक जीन के 2 एलील के बीच। लेकिन यहाँ पे ये वाला बात खत्म होकर के ये वाली बातें हो रही है कि अब क्या हो रहा है, ये जो रेसेसिव एलील है हाइट का ये सपोजिटेड कलर वाले को दबा रहा है, ये रेसेसिव एपिस्टेटिस हो गया। इसलिए करके ये जो डाटा 9:3:1 आ रहा है ये डाटा नहीं आएगा अब, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसको दबा दे रहा है। तो इस दोनों का कैरेक्टर एक जैसा हो जाएगा, तो इसलिए करके ये 3 और ये एक प्लांट का फिनोटाइप एक जैसा हो गया, इसलिए कि दोनों को मिला के 4 कर दिया। तो डाटा हो गया 9:3:4 किसका, तो रेसेसिव एपिस्टेटिस का। तो ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाने हैं, क्वेश्चन इसी डाटा पॉइंट से आएगा, इसी को मैं आपको समझा रहा हूं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं होने हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो एपिस्टेटिस है, रेसेसिव एपिस्टेटिस है या डोमिनेंट एपिस्टेटिस है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे मैं बोला यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेटिस, तो मैं बोला कि डोमिनेंट एपिस्टेटिस का यदि एग्जाम्पल की बात बोली जाए, डोमिनेंट एपिस्टेटिस, डोमिनेंट एपिस्टेटिस का एग्जांपल का यदि बात बोला जाए तो इसमें आपका आ जाएगा फ्रूट कलर ऑफ समर स्क्वाश, समर स्क्वाश, या इसी को आप बोलते हो कुकुरबिटा पीपो, कुकुरबिटा पीपो, आप इसी को बोलते हैं कुकर बीटा पीपो। यानी समर, ये फ्रूट कलर मतलब जो फ्रूट के ऊपर जो कवर होता है, जैसे आम है, आम का जो छिलका होता है, ये फ्रूट कलर ऑफ द समर स्क्वाश, इसी को कुकर बीटा पीपो बोलते हैं, जो कि खीरा हो रहा जो जैसा का होता है उसी के विषय में ये बात बोल रहा है। तो डोमिनेंट एपिस्टेटिस का एग्जांपल हो गया फ्रूट कलर ऑफ समर स्क्वाश, जिसको आप कुकर बीटा पीपो भी बोल सकते हैं। समर स्क्वाश को एक ही साथ लिख देते हैं, समर स्क्वाश
स्क्वाश, जिसको आप कुकर बीटा पीपो बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कोट कलर इन डॉग, यानी कोट मतलब जो डॉग के ऊपर का जो चमड़ी होता है, वो जो छिलका होता है, वो जो कवर होता है उसका, कोट कलर ऑफ डॉग, वो भी फॉलो करता है क्या, तो डोमिनेंट टीपी स्टेटिस को फॉलो करता है। कोट कलर ऑफ डॉग ये भी डोमिनेंट टीपी स्टेटिस को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, डोमिनेंट टीपी। तो कोट कलर ऑफ द डॉग जो है ये डोमिनेंट टीपी स्टेटिस फॉलो करता है। एक नेक्स्ट एंड लास्ट आपको दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल लेकर एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, फ्रूट कलर ऑफ, ग्रेन कलर कर दीजिए या फ्रूट कलर भी कर सकते हैं। ग्रेन मतलब होता है दाना, ग्रेन कलर ऑफ आप कर सकते हो सोरगम कॉर्डेटम, सोरगम कॉर्डेटम, कॉर्डेटम। तो ये आप तीन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके लिए, कि आपको यदि बोले एपी स्टेटस का कुछ एग्जांपल बोले तो फ्रूट कलर ऑफ द समर स्क्वाश, जिसको कुकर बीटा पीपो बोलोगे। कोट कलर ऑफ द डॉग, डॉग के ऊपर का जो कवर होता है उसका कलर अलग अलग कलर होता है, और वो कलर जो मेनली होता है वो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन के कारण आ रहा है, और वो भी डोमिनेंट ईपी स्टेटस। और नेक्स्ट ग्रेन कलर, ग्रेन मतलब होता है दाना, ग्रेन कलर ऑफ द सोरगम कॉर्डेटम, ये क्लियर हो गया। और रेसेसिव ईपी स्टेटस का, ईपी स्टेटस में रेसेसिव ईपी स्टेटस का जो एग्जांपल है, रेसेसिव ईपी स्टेटस का एग्जांपल आपका यहाँ पे हो जाएगा कोट कलर ऑफ माइस। जो माइस का कोट का कलर होता है, कोट का कलर होता है, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, कोट का कलर जो होता है माइस का, कोट कलर ऑफ माइस, कोट कलर ऑफ माइस। और दूसरा एग्जांपल आपको हो जाएगा बल्ब कलर ऑफ ओनियन, यानी प्याज का कलर, बल्ब कलर ऑफ ओनियन। ये जो दो एग्जांपल इधर से दिया और तीन एग्जांपल इधर से दिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ये ईपी स्टेटस जो है, ये सबसे पहले इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है, नॉन मेंडेलियन इंटरेक्शन है। इसमें दो डिफरेंट जीन के बीच इंटरेक्शन होता है। यदि डोमिनेंट एलील के द्वारा दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा दिया जाएगा तो डोमिनेंट ईपी स्टेटस होगा, जिसका रेशियो 12:3:1 होगा। यदि रेसेसिव एलील के द्वारा किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा दिया जाएगा तो रेसेसिव ईपी स्टेटस होगा, जिसका रेशियो होगा 9:3:4। डोमिनेंट ईपी स्टेटस के एग्जांपल में आपका आता है फ्रूट कलर ऑफ समर स्क्वाश, जिसको कुकर बीटा पीपो भी आप बोलते हो। दूसरा एग्जांपल आता है कोट कलर ऑफ द डॉग, डॉग का जो कोट का कलर होता है वो। और तीसरा एग्जांपल होता है ग्रेन कलर ऑफ द सोरगम कॉर्डेटम। क्लियर हो गया। और रेसेसिव ईपी स्टेटस का एग्जांपल होता है कोट कलर ऑफ द माइस एंड बल्ब कलर ऑफ द ऑनियन। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन सारे एग्जांपल आपको दिया नहीं जा सकता। ये आपने अभी एक बात कर दिया ईपी स्टेटस का, ये इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है। इसी टाइप से बहुत सारे इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे जो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, दूसरा जो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन आपके पास में है, वो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन आपके पास में है, आप उसको बोल सकते हो सप्लीमेंट्री इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। आप उसको बोलते हो सप्लीमेंट्री। दूसरा वाला जो आपका है वो है सप्लीमेंट्री इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। ये जो डाटा आएगा, इसका जो डाटा होता है, इसका डाटा आपका होता है 9:3:4, 9:3:4। अब ये डाटा आप बोलिए, अभी जो मैं आपको पढ़ाया था वो उसमें ईपी स्टेटस उसमें किससे मैच कर रहा है, डोमिनेंट वाले से कि रेसेसिव वाले से। तो यहाँ पे 9:3:4 ये सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन का डाटा है। तो ये आपका 9:3:4 जो होगा वो रेसेसिव से मैच करेगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए ये ईपी स्टेटस लिखा हुआ है, ईपी स्टेटस दो टाइप का लिखा हुआ था, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। डाटा में कंफ्यूजन नहीं हो। तो डोमिनेंट कोई भी चीज होगा तो मैं पहले ही बोला था कि वो ज्यादा होगा, डोमिनेंट कोई भी चीज होगा तो ज्यादा होगा। तो इसलिए इसका डाटा ज्यादा से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा 12:3:1। ठीक हो गया। तो ईपी स्टेटस का जो डोमिनेंट वाला होगा, ईपी स्टेटस का जो डोमिनेंट वाला होगा, डोमिनेंट ईपी स्टेटस, उसका डाटा होगा 12:3:1। और जो रेसेसिव होगा तो आप जो बच गया 9:3:4। क्लियर हो गया। तो ये कैसे, इसको कैसे फिर याद करोगे, तो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया हो मेंडल का 9:3:3:1। तो डोमिनेंट वाले में आगे वाले से मिला देना और रेसेसिव वाले में पीछे वाले से मिला देना। नहीं समझ में आया। डोमिनेंट वाला जब लिखना होगा तो आगे वाला 2 डिजिट ले लीजिएगा, तो 2 डिजिट मिले तो 12 हो गया।
और ये 3 का 3 लिख दिया, ये 1 का 1 लिख दिया। और जब रेसेसिव लिखना होगा तो पीछे वाले से, रेसेसिव तो दबा हुआ होता है, तो हमेशा पीछे होगा, तो पीछे वाले से 2 मिला दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये 9 का 9 हो जाएगा, 3 का 3 या 2 मिला दोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये याद हो गया आपका। तो डोमिनेंट वाला ऑलवेज ज्यादा वाला रहेगा और रेसेसिव वाला हमेशा कम वाला होगा। और सप्लीमेंट्री तो नाम ही से पता है, आप एग्जाम देते हैं तो सप्लीमेंट्री एग्जाम तो देते ही है लास्ट में, जब कोई फेल उल पेपर में आपका हो गया तो इसलिए करके वो भी कम वाला ही होगा। तो वो हो जाएगा 9:3:4, जो कि मैच करने लगेगा किससे, तो रेसेसिव एपिस्टेटिस। क्लियर हो गया। तो सप्लीमेंट्री का भी डाटा कैसे आया हुआ होगा, तो सप्लीमेंट्री का भी डाटा डायहाइब्रिड क्रॉस से ही आया होगा। तो डायहाइब्रिड क्रॉस 9:3:1 और यही लास्ट वाला को मिला करके 4 कर दिया, बाकी डाटा जैसे था वैसे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, ये इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है या इंट्रा एलिलिक? इंट्रा एलिलिक, क्योंकि मेंडेलियन है। और अभी जो ये हम लोग डाटा ला रहे हैं ये इंटर एलिलिक है, यानी नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है, इसीलिए क्योंकि तो इससे ये मैच नहीं कर रहा है। यदि इसका डाटा 9:3:1 होता तो इससे मैच कर जाता, तब तो ये इंटर एलिलिक नहीं हो करके इंट्रा एलिलिक हो जाता। क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल है एक्सेप्शन में जिसका डाटा 9:3:1 भी होता है, लेकिन फिर भी वो इंटर एलिलिक इंटरेक्शन ही है। तो सप्लीमेंट्री का यदि डाटा आपको कोई पूछे कि सप्लीमेंट्री का रेशियो क्या आएगा, तो 9:3:4 आएगा। कोई डाउट है? 9:3:4 आएगा। आइए तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि कंप्लीमेंट्री तो कंप्लीमेंट्री का जो डाटा होगा, नाम में से पता चला कंप्लीमेंट्री मतलब एक एलील दूसरे एलील को कंप्लीमेंट कर दे रहा होगा, उसको क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसलिए करके उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। और इसका जो रेशियो आता है, ये डायरेक्ट पहले लिखता हूं 9:7, ये भी आया होगा डायहाइब्रिड क्रॉस से, उसका भी डाटा 9:3:1। अब आप बताइए कि 7 यदि आपको पुराना है तो कैसे पूरेगा भाई, तो ये 7 पुराइएगा कैसे? तो ये 3, 3, 6, 1, 7, ये तीनों को मिला करके, यानी ये तीनों का जो इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन जो था, तो जब तक इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन था तो ये तीनों का अलग अलग फिनोटाइप था। समझ बात। जब तक इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन था, मतलब एक जीन के ही एलील के बीच इंटरेक्शन था, यानी मेंडेलियन इंटरेक्शन था, तो ये फिनोटाइप अलग, ये फिनोटाइप अलग, और ये फिनोटाइप अलग, और ये फिनोटाइप अलग, यानी 4 टाइप के फिनोटाइप थे। लेकिन जैसे उसी में कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन आ गया, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन आ गया, तो इसका फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप एक जैसा हो गया। तो एक जैसा हो गया तो ये 7 प्लांट हो गए एक जैसा, ये 7 को एक साथ लिख दिया, और इसका फिनोटाइप अलग हो गया तो इसको अलग लिख दिया, तो रेशियो अब हो गया 9:7। 9:7, यानी ऐसा इंटर एलिलिक इंटरेक्शन हुआ कि 2 डिफरेंट जीन के बीच में इंटरेक्शन हुआ कि इसका फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप एक जैसा हो गया, तो सबको मिला के एक साथ लिख दिया, और ये अलग फिनोटाइप होता है एक साथ लिख देते, ये रेशियो हो गया 9:7। लेकिन प्लांट जो तो अभी भी 16 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है, सप्लीमेंट्री भी इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है, और इसके पहले एपिस्टेटिस आया था डोमिनेंट और रिसेसिव, वो भी इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है। आइए आगे बात करते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट में बात करेंगे चौथा नंबर में इनहिबिटरी। इनहिबिटरी, तो इनहिबिटरी मतलब रोक देने वाला, इनहिबिटरी का मतलब रोक देने वाला, इनहिबिटरी। तो ये जो इनहिबिटरी इंटरेक्शन है, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, तो ये इनहिबिटरी इंटरेक्शन में आपका आ जाएगा 13:3। अब आपको पुराना उसी से 9:3:3:1 से पुराने, तो कैसे पूरेगा? 13 आपको पुराने, तो 9, 3, 12 और 1 इसको लेके जोड़ना पड़ेगा। तो यानी इसमें ऐसा इनहिबिटरी इंटरेक्शन हुआ, इस तरीके से वो इनहिबिट किया कि इसका जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप और इसका फिनोटाइप एक जैसा हो गया। तो इस तीनों को, इसको और इसको जोड़ दिए, तो 1, 9, 3, 12, 1, 13 हो गया। यहाँ पे इसको और इसको जोड़ दिया, और ये अलग फिनोटाइप्स हो गए, तो इसके 13:3 हो गया। यानी ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन हुआ तब ये डाटा हुआ। यदि एलिलिक इंटरेक्शन होता तो डाटा ये 9:3:3:1 होता, और ये 4 टाइप का फिनोटाइप होता यदि एलिलिक इंटरेक्शन होता तब। लेकिन यहाँ पे कितने टाइप का फिनोटाइप हो गया? 2 टाइप का, और वो हो गया 13:3। कोई डाउट नहीं है, बस जितना काम है उतना ही हम आपको बता रहे। डाटा रेशियो दिमाग में रखिएगा, और किस किस इंटरेक्शन को इंटर एलिलिक इंटरेक्शन या नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं, या 2 डिफरेंट जीन के बीच में इंटरेक्शन बोलते हैं, वो आपको दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट आइए 5th नंबर में आप कीजिए डुप्लीकेट। 5th में मैं कर रहा हूं डुप्लीकेट
डुप्लीकेट क्या, तो डुप्लीकेट इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, ये डुप्लीकेट में होगा 15:1 का डाटा हो जाएगा। ये 15:1 होगा, ये भी आपका आएगा डायबिट कोसी, ये हो जाएगा 9:3:3:1। अब ये कैसे आएगा, 15 पुराना है तो 9 3 12 और 3 15, यानी शुरू का इसमें जो डुप्लीकेट होता है, नाम ही से पता है कि डुप्लीकेट मतलब उसी टाइप का होगा। डुप्लीकेट का मतलब जिस तरह का ओरिजिनल कॉपी है उसी टाइप का दूसरा कॉपी होगा, तो उसको डुप्लीकेट कॉपी आप बोलते हैं। तो इस तरह से इंटरेक्शन किया कि ये जो 3 डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप था वो तीनों का फिनोटाइप एक जैसा हो गया, तो तीनों को जोड़ करके एक साथ लिख दिया, तो 9 3 12 3 15, यानी ये तीनों जुड़ करके एक जैसा फिनोटाइप हो गया, तो 15 प्लांट हो गया और ये एक का एक हो गया। तो डुप्लीकेट यदि इंटरेक्शन होगा तो उसका रेशियो होगा 15:1। नेक्स्ट आइए, डुप्लीकेट के बाद आप बोल सकते हो एडिटिव। डुप्लीकेट के बाद आप बोलिएगा एडिटिव। एडिटिव का मतलब नाम से पता चल रहा है कि जोड़ करके, तो ये हो जाएगा 9:6:1। 9:6:1। अब ये फिर आपको पता चल गया कि हुआ कैसे, एडिटिव मतलब जोड़ करके, यानी दो डिफरेंट जीन का एलील, दो डिफरेंट, ये ए और ये बी दोनों जुड़ करके एक नया फिनोटाइप लेकर के आ गया। एडिटिव मतलब जोड़ करके, और डुप्लीकेट मतलब उसका डुप्लीकेट मतलब जो करेक्टर वो शो कर रहा है, यदि कैपिटल ए भी रेड शो कर रहा है तो कैपिटल बी भी रेड शो कर रहा है, तो ये हो गया डुप्लीकेट। इस लेकर के इसका रेशियो भी देखिए 15:1 आया, मैक्सिमम मैच कर गया। मैक्सिमम क्या कर गया, क्योंकि डुप्लीकेट ही है तो मैक्सिमम मैच कर, इसमें रेशियो देखिए 15:1 आ गया। इनहिबिटरी का जो रेशियो है वो 13:3 आ गया। कोलैबोरेटिव कंप्लीमेंट्री का जो रेशियो है 9:7 आ गया, और जो सप्लीमेंट्री का वो 9:3:4। ये किस ईपीएस से मैच कर रहा है, डोमिनेंट से या रेसेसिव से? रेसेसिव से, क्योंकि रेसेसिव कम होगा, डोमिनेंट वाला होगा 12:3:1 और रेसेसिव होगा 9:3:4। ये क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एडिटिव में क्या है, एड करके, जोड़ करके, तो जोड़ करके नया कैरेक्टर लाया, तो जोड़ करके कहां पे आ गया नया कैरेक्टर, तो जो ओरिजिनल मेरा मेंडल का था 9:3:3:1 जो कि इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन था, एक ही जीन के एलिल के बीच इंटरेक्शन, तो इसमें ये डाटा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस दोनों जगह पे आपका इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन होकर एक टाइप का कैरेक्टर लेकर के आ गया, तो इस लेकर के ये 6 हो गया, यानी 9:3:3:1 नहीं रह करके 9:6:1 हो गया। क्लियर हो गया, तो ये किसका हो गया, एडिटिव का हो गया। चलिए एडिटिव का आपका यदि रेशियो पूछेगा तो 9:6:1 हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट कर रहे हैं इसमें कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब हो गया कोलैबोरेटिव। ये जो कोलैबोरेटिव आपका हो गया, तो कोलैबोरेटिव का डाटा सेम एज डायहाइब्रिड क्रॉस होगा, यानी 9:3:1, यानी कोलैबोरेटिव का जो डाटा होगा, ये 9:6:1 का कोलैबोरेटिव का डाटा सेम एज डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह होगा, मेंडल की तरह होगा, लेकिन यहाँ पे भी इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है। तो आपको बोला इंटर एलिलिक इंटरेक्शन में क्या क्या होगा, तो पहला हो जाएगा ईपीएस्टेटिस। ईपीएस्टेटिस कितने टाइप का था आपके पास में, तो 2 टाइप का था, एक था डोमिनेंट और एक था आपके पास में रेसेसिव। डोमिनेंट का रेशियो क्या था, तो 12:3:1 और रेसेसिव का क्या था, तो 9:3:4, और यही डाटा इससे मैच कर रहा है। तो यानी आपका ईपीएस्टेटिस हो गया तो डोमिनेंट का 12:3:1, रेसेसिव का 9:3:4, सप्लीमेंट्री इंटर एलिलिक इंटरेक्शन का आपका 9:3:4 जो कि सेम एज आपका रेसेसिव, कंप्लीमेंट्री का हो गया 9:7, इनहिबिटरी का हो गया 13:3 और डुप्लीकेट का होगा 15:1 और एडिटिव का हो गया 9:6:1 और कोलैबोरेटिव का हो गया 9:3:1। और एग्जाम्पल जो बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन सा इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है जिसका फिनोटाइपिक रेशियो सेम एज मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के तरह मैच करता है, तो वो हो गया कोलैबोरेटिव इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। यहाँ क्लियर हो गया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा सा जो क्वेश्चन मेडिकल में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपोर्टेंट भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे केस एक आपका है जंपिंग जीन। अब नाम से पता चल रहा है कि जंपिंग जीन जो है वो जंप करेगा, क्या करेगा, जंप करेगा। तो जंपिंग जीन का यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जंपिंग जीन का जो केसेस है उस केस का बात कीजिएगा। तो जंपिंग जीन नाम से पता चल रहा है, जंपिंग जीन। अब देखिए हम इसको आपको घरेलू भाषा में पहले आपको समझाते हैं। जैसे एक वर्ड है बॉय और एक वर्ड है वाटर,
ये भी 26 अल्फाबेट के लेटर से बना हुआ है और ये भी 26 अल्फाबेट के लेटर से बना हुआ है। अब यदि यहां से कोई लेटर जंप करके यहां चला जाए तो इसका तो मीनिंग ही बदल जाएगा। ये नॉन फंक्शनल हो गया एक तरह से, अब इसको वाटर पर पढ़ना संभव नहीं है, या यहां से जंप करके यहां आ जाए तो भी नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो जंपिंग जीन में होता क्या है कि जो जीन होता है उसका एक फ्रेगमेंट कट होता है और सर्कुलर रिंग टाइप का बना करके दूसरे जगह पे जीन में जाकर के वो इंसर्ट कर जाता है, दूसरे जगह जाकर के इंसर्ट कर, तो इंसर्ट कर गया वो वहां जाकर के ये ब्लैक कलर से मैं लिया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ब्लैक कलर का है, ये मैं लिया, अब वो जाकर के वहां पे इंसर्ट कर गया। अब इंसर्ट कर गया तो इस इंसर्शन के कारण इस जीन, ये जो मेरा जीन था फंक्शनल जीन, ये जीन की एक्टिविटी, ये जो जीन की एक्टिविटी होगी ये एक्टिविटी लॉस कर सकता है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा था बॉय और यहां पे आपका था वाटर, यदि यहां से कोई अल्फाबेट जंप करके इधर चला जाए तो ये वाटर जो फंक्शनल था, जिसको आप वाटर बोल पा रहे थे, उसको वाटर आप नहीं बोल पाइएगा, तो इस तरीके से ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा। उसी तरह से यदि कोई जीन कट होकर के सर्कुलर होकर के किसी दूसरे जीन में जाके अंदर इंसर्ट कर जाए तो उस जीन को वो इनएक्टिवेट कर सकता है और ये जीन कहलाता है जंपिंग जीन। देखो होता हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन, ये नाम ही है, हाउस कीपिंग मतलब घर को बनाने वाला, घर को बचा के रखने वाला, हाउस कीपिंग जीन आप बोलते हैं। ये रेस्पिरेटरी जीन होता है, यानी रेस्पिरेशन में जो भी इंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है वो इंजाइम हाउस कीपिंग जीन से बनता है। या ऐसे बोल सकते हो कि सरवाइव करने के लिए जो भी प्रोटीन या जो भी इंजाइम की जरूरत आपको पड़ती है जिसके कारण आप सरवाइव कर रहे हो, तो वो जीन हाउस कीपिंग जीन होगा और वो कभी भी स्विच ऑफ नहीं होगा, उस प्रोटीन का और उस इंजाइम का फॉर्मेशन ऑलवेज होता रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं हाउस कीपिंग